नमस्कार, सीसीएन न्यूज 24 चैनल देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। दर्शकों, मैं दिनेश गर्ग, कड़वे सवालों वाला। इन भाइयों ने बता दिया, बार बार ये कड़वे बोलते रहते हैं मुझे, तो कड़वे सवालों वाला दिनेश गर्ग इस समय मौजूद हूँ वार्ड 25 में। पर सारे इंतजार में बैठे हैं, पता नहीं क्या पूछेगा आज के। जा एक बार कैमरा दिखा दो, सारे के सारे इंतजार में बैठे हैं, क्या पूछे। देखो बिना मास्क के बैठे हैं, रोहित जी भी, बाबू जी भी, करण भाई साहब भी, और ये तमाम जो हैं, हाँ प्रेमपाल जी ने लगा रखा है, ये भी दिखा दो। और यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं रिठाला विधानसभा के नेताजी अध्यक्ष महोदय अनिल राणा जी, प्रॉपर टोपी और प्रॉपर मास्क के साथ। खास मुलाकात करेंगे। असल में अब निगम के चुनाव आने वाले हैं नजदीक में, 2022 में, है ना। और बहुत सारे बंदे तैयारी में हैं कि मैं भी निगम पार्षद बन जाऊं, मैं भी निगम पार्षद बन जाऊं। फिलहाल मैं बता दूं, यहाँ पर वार्ड 25 से संदीप कनिका जैन जी निगम पार्षद हैं, जो कि बीजेपी से हैं, और निगम के चुनाव में उनको विपक्ष पार्टी हराने की कोशिश कर रही है। बहुत सारे मुद्दों को लेकर के आरोप प्रत्यारोप लगते हैं। हालांकि राजनीतिक पार्टी का काम है कि आरोप और प्रत्यारोप लगाना, लेकिन जनता किन आधारों पर इनको चुने, आम आदमी पार्टी को किन आधारों पर लेके आए, किन मुद्दों पर ये लोग उसके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। तीखी मुलाकात करेंगे, कड़वे सवालों से मुलाकात करेंगे अनिल राणा जी से, जो कि अध्यक्ष हैं रिठाला विधानसभा से। नेताजी नमस्कार। नमस्कार। एवर दर्शकों को राम राम बता। राम राम जी, राम राम सभी को, देखने वाले भी सभी दर्शकों को। जी जी जी, सभी को राम राम। अनिल राणा की। अच्छा राणा जी, सबसे पहले ये बताओ, आप मेरे इंटरव्यूज देखते हो? जी हाँ, देखिए, मैंने कुछ इंटरव्यूज आपके देखे हैं। क्या खास लगा, क्या बेकार लगा, क्या बताओगे उनके बारे में? पहले देखो, हर आदमी की ना एक अपनी सोच होती है, मीडिया का एक अपना वजूद होता है। मीडिया ये चाहता है, अब मेरी आवाज़ अगर साफ नहीं आ रही तो मैं मास्क नहीं, बिल्कुल बिल्कुल साफ आ रही है, हाईटेक माइक है, पब्लिक तक पहुंच रही है, इन सब तक आराम से पहुंच जाएगी। जी जी जी। तो मैं देखता हूँ कि आप खुले सवाल पूछते हो, खुले मन से पूछते हो, और ये अच्छा लगता है कि खुले विचारों से अगर कोई सवाल पूछा जाता है तो उसका जवाब भी खुले मन से दिया जाता है। और मैं कोशिश करता हूँ हमेशा सत्य के साथ रहना, और मैं चाहूँगा कि आप जो आपके मन में जो भी हमारी पार्टी के प्रति या जनता का जो भी सोच उसके प्रति जो भी कुछ चुनो, आप खुले मन से पूछ सकते हैं। सही मायने में तो अनिल जी, लेकिन मैं एक चीज और कहूँ, देखो, खुले होना एक अलग बात है। जो ये कड़वे शब्द लग गया ना, ये कड़वा ज्यादा ठीक नहीं होता है। अच्छा, कड़वे को ना थोड़ा ऐसा होना चाहिए कि सही हो, कड़वाहट ना हो बातों में कोई। हमारे मनों में कड़वाहट नहीं आएगी, हमारे विचारों में, क्योंकि कड़वा सच होता है। जो सच होगा ना वो कड़वा लगेगा। दवाई हम खाते हैं ना, आराम कर जाती है, लेकिन कड़वी जरूर होती है। तो हो सकता है हम बात जो भी करेंगे वो सच की करेंगे। रसगुल्ला, हम सब भाई रसगुल्ला भी खाते हैं, वो भी अच्छा होता है। बिल्कुल अच्छा होता है, बिल्कुल अच्छा होता है। कुछ कड़वा भी अच्छे होते हैं, कुछ मीठे भी अच्छे होते हैं। हम चलो मीठी और कड़वी दोनों मिलाकर के तीखी बातें कर लेंगे। जी हाँ, ये बिल्कुल बहुत बढ़िया। अच्छा, किन मुद्दों के आधार पर अभी जैसे निगम के चुनाव आ रहे हैं, आप लोग, मुझे नहीं लगता कि सिर्फ निगम की तैयारी कर रहे हो, बड़े पुराने समय से सेवा में लगे हो। अगर मैं पर्सनली आपकी बात करूं तो पहले कांग्रेस में भी आप रहे, निर्दलीय भी लड़ा, अब आम आदमी पार्टी में हो, कल किस में जाओगे? देखिए, आना जाना है, ये तो मुद्दे ना, ये मेरे अपने मुद्दे नहीं है। मैं जिस जगह स्टैंड करता हूँ, मैं हमेशा सत्य का साथ देता हूँ। सत्य ये है कि मैं अनिल राणा हूँ, सत्य ये है मैं आम आदमी पार्टी में हूँ, और सत्य ये है कि यहाँ के दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जी हैं, और रिठाला से जो विधायक हैं श्री महेंद्र गोयल जी, यही सत्य है। इसके अलावा सब मिथ है। ये तो सब जानते हैं, मेरी बात समझ गए, ये तो क्षेत्र की जनता भी जानती है जो अभी आपने मुझे बताया। लेकिन पार्टी चेंज करते रहते हैं लोग, उम्मीदवार चेंज करते रहते हैं। अगर सीट वहां नहीं मिली तो वहां मिल गई, वहां नहीं मिली तो वहां मिल गई। सीटों की लड़ाई बनी रहती है राजनीति के अंदर। वो ही राजनीति की होड़ में, टिकट पाने की होड़ में, सीट पाने की होड़ में, फिर पहले कांग्रेस, फिर निर्दलीय, अब आम आदमी पार्टी, कल बीजेपी रह गई है मेरे ख्याल से सिर्फ। नहीं, देखिए, पार्टी कोई भी हो है, मैंने कभी इस चीज़ का मुद्दा नहीं बनाया है। मैंने हमेशा ये कहा है कि साफ सुथरी और अच्छी हमें राजनीति करनी है। अभी सिर्फ वैसे बीजेपी रह गई है ना, अभी वैसे बीजेपी रह गई है ना सिर्फ आपके पास, या और कोई विकल्प है भी इसके बाद? देखो, अगर आप बात करोगे विकल्प की है, तो विकल्प नहीं होते हैं ये। जहाँ पे आपको सत्य दिखाई देगा, जैसे आपने शुरुआत की थी कि हम सत्य से बात करते हैं, ठीक है जी। जब कांग्रेस में हमें कुछ लगा कि ऐसा कोई नहीं है, नेतृत्व की कमी है। क्या लगा मतलब ऐसा क्या लगा? जब ये देखो, हर एक जगह एक ही चीज़ होती है, वो है नेतृत्व।
और नेतृत्व जो आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल जी में है, जो नेतृत्व आदरणीय श्री महेंद्र गोयल जी में है, वो नेतृत्व कहीं नहीं है। ये तो सभी बंदे देखो बड़ाई करेंगे अपनी अपनी पार्टी की, ऐसा कोई भी नहीं होगा जो अपने राजा जी की बुराई करे। करेंगे प्रेमपाल जी? अपने राजा जी की, अपने बड़े की कोई बुराई करेगा? नहीं करेंगे ना। तो वही मैं पूछना चाह रहा हूं, ऐसा कांग्रेस पार्टी में ऐसी कौन सी चीज आपको लगी कि जो वहां ठीक नहीं है? देखो हमारे जो जो मुद्दे, आपको चुभी हो। हमारे जो मुद्दे हैं ना, हमारे मुद्दे हैं कि जनता का हम काम कैसे करें। हमारे मुद्दे हैं कि जो आने वाला चुनाव है हम उस पर फोकस करें। नहीं, मैं क्या पूछ रहा हूँ, मैं ये पूछ रहा हूँ, विधानसभा से अध्यक्ष हूँ है, तो मेरी जो जिम्मेदारियां हैं अब उन जिम्मेदारियों को मैं सही तरीके से वो ठीक है। मेरे को भी बड़ा अच्छा लगेगा कि देखो आप इस सीट पे आए और अपनी जिम्मेदारी को निभाएं और क्षेत्र का विकास हो। देखो मैं फिर आपको एक बात कहूंगा, ये कोई मुद्दा नहीं है कि अनिल राणा ही आए। नहीं, मैं कह रहा हूँ आम आदमी पार्टी आए। समझे नहीं मेरी बात को? मैं कहता हूँ आम आदमी पार्टी, मेरी बात को समझो, मेरी बात सुनो। मैं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ आम आदमी पार्टी आए, बहुमत से आए, अच्छे से आए, क्षेत्र विकास हो। मैं कहता हूँ कोई भी पार्टी है वो अच्छी बात है। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप जैसे कांग्रेस में थे, आपको ऐसी कौन सी चीज लगी कि वहां पर ठीक नहीं है जिसके कारण आपको लगा कि आम आदमी पार्टी ठीक है? देखो मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूं मैं, क्या ऐसा लगा कि जो ठीक नहीं लगा आपको वहां पर? देखो आप है ना, एक बात को जहाँ से चले थे ना वहीं घूम के वापस आ गए। हाँ, बताओ। जब मैंने आपको ये कहा कि मुझे नेतृत्व की कमी लगी। क्या कमी लगी? मतलब वहां क्या था, क्या नहीं था जो आपको बुरा लगा? नेतृत्व की तो कमी बता रहा हूँ। स्पष्ट नहीं हो पा रही, मुझे भी नहीं हो पा रही क्लियर, जनता को भी नहीं हो पा रही जो देख रहे हैं। देखो कोई भी, चाहे आप छोटा सा इलेक्शन लड़ो, निगम से नीचे भी आप, चाहे वार्ड से नीचे भी आप आ जाइए, पॉकेट से नीचे चाहे आप अपनी गली का, हर एक जगह ये होता है कि भाई एक नेतृत्व में आपको कुछ दिखना चाहिए। उसी नेतृत्व के तहत ही हम सब काम करते हैं। और आदरणीय श्री अरविंद केजरीवाल जी और महेंद्र गोयल जी है, एक सक्षम नेतृत्व है। हमारी सोच है कि हम उनके नेतृत्व में दिल्ली का विकास ज़्यादा से ज़्यादा कर पाएंगे। ठीक है। अभी हाल में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के निगम पार्षद हैं आपके क्षेत्र में, जिस जगह पे आपका दफ्तर है, ये भी असल में जो है उन्हीं के अनीश राय में आ रहा है इस समय। कनिका जैन, संदीप कनिका जैन के क्षेत्र में कौन सी आपको ऐसी चीज लगती है कि जो वहां पर उन्होंने काम सही नहीं किए? देखो सबसे पहले तो मैं जहाँ से बात शुरू करनी थी, मैं यही कहूँगा कि जो चंडीगढ़ में आज हमारी जीत हुई है, मैं उसकी सभी दिल्ली वासियों को और चंडीगढ़ वासियों को आज की जीत की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ठीक है। फिर आपने बात की कि निगम पार्षद के जो दायित्व हैं वो कैसे पूरे हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। हाँ। तो कनिका जैन जी की मैं बात नहीं कर रहा अकेले, मैं पूरे दिल्ली का आपको सिनेरियो बताता हूँ। पूरे दिल्ली में क्या है राणा जी, पता ये ना विषय लंबा हो जाएगा, मैं स्टेप बाय स्टेप चलूंगा, इसलिए मैं जानना चाह रहा था कि अभी हाल ही में जो निगम पार्षद यहाँ पर हैं, उनके कौन से काम से आप संतुष्ट नहीं हैं जो क्षेत्र में होने चाहिए थे? देखिए 9 मीटर तक 13 मीटर तक जो रोड है वो किसको बनाने हैं? वो जो भी लोकल निगम पार्षद है उसको बनाने हैं। आप पूरे क्षेत्र में जाके देख लीजिए, अभी हम डोर टू डोर जाके सदस्यता अभियान चला रहे हैं। हम देख रहे हैं कि रोडों की कितनी खराब हालत है। नंबर 2, आप पेड़ों की कटिंग देख लीजिए। बार बार हमारे पास फ़ोन आते हैं और हम करने जाते हैं तो वो हमारे ऊपर उल्टे आरोप लगा देते हैं कि ये रोड हमारे हैं, इनको जीने दो, मरने दो, इनको हम आपसे आप काम नहीं करा सकते। बड़ी गलत बात है ये उनकी, बड़ी गलत बात अगर ऐसा है तो। जो मैं बताता हूँ, सीएम साहब का एक ही आदेश है कि चाहे किसी ने वोट दिया या ना दिया हो, हमें पूरी दिल्ली का विकास करना है। और पूरी दिल्ली का विकास कैसे हो पाएगा? क्योंकि जो शराब बेचकर, शराब कैसे उम्र कम कर दी 21 साल आगे। हालांकि अब हरियाणा का भी एक मैसेज मेरे पास आया था कि हरियाणा में भी कम हो गई। नहीं विकास की बात नहीं, मैं आप पूछेंगे तो मैं उसका जवाब विकास की बात करते जी। आप जैसे बता रहे थे गलियों में वो मना करते हैं करने के लिए आपको। जी। आप पेड़ कटिंग है, जब तक पेड़ों की सही तरीके से कटिंग नहीं होगी है तो लोग वहाँ के घरों में पेड़ आए हुए हैं। हमने कल भी यहाँ पे एक वो किया है, विरोध किया है कि 13 मीटर रोडों पे लोग वहाँ के घरों में पेड़ों की टहनियाँ गई हुई हैं। तो उनकी गलती थोड़ी है, उनको काम कराना चाहिए। अब नहीं कराते हैं तो लोग हमें कहते हैं, जब हमें कहते हैं हम करने जाते हैं तो वो हमारा विरोध करते हैं, हमारे अगेंस्ट FIR कर देते हैं। मेरे खुद के ऊपर 3 कंप्लेंट है MCD के द्वारा। मेरे सच पूछने पे लोग FIR कराने लग जाते हैं, मेरे को जान से मारने की धमकी देने लग जाते हैं। देखो मैंने शुरू में ये कहा था कि सत्य से कभी घबराना नहीं चाहिए। अगर आप पे इस तरह की हो रही है और आप सच बोले तो आपको हमेशा सच बोलते रहना चाहिए। अगर हमारे अगेंस्ट FIR भी होंगी हम तब भी काम कराएंगे। हम लगातार कोशिश करेंगे कि किसी न किसी, अगर हम काम भी ना करा पाएँ तो हम ये ज़रूर बता देते सामने वाले को ये काम किस लिए नहीं हो रहा है। और हमारा मेन एक ही मोटिव है
कि जनता का काम होना चाहिए, चाहे उसने आम आदमी पार्टी को वोट दी है, चाहे उसने नहीं दी है। सीएम साहब का एक सीधा सा आदेश है कि दिल्ली की जनता के काम होने चाहिए। वाकई बड़े सुलझे हुए और समझदार मुझे नेताजी मालूम होते हैं, किसी सवाल में फंस नहीं रहे, हर सवाल का जो है बड़े तरीके से जवाब देने अच्छा लग रहा है। असल में सही पत्रकार अगर बैठे और किसी भी नेता के पास बैठे, और सही नेता वही है, सही उम्मीदवार वही है जो अपनी बातों को बहुत अच्छे तरीके से रख सके। जरूरी नहीं कड़वे सवाल होंगे तो इसका मतलब है कि वो नेगेटिव ही जाएगा। अगर सामने वाला प्रत्याशी, सामने वाला उम्मीदवार, सामने वाला व्यक्ति अगर जवाब देने में सक्षम है तो जबरदस्ती कोई किसी के साथ नहीं कर सकता। और वही से जनता देख रही है, और इस समय जनता, बहुत सारे लोग देख रहे होंगे, इंतजार में रहेंगे कि अनिल राणा जी लाइन पे आने वाले हैं, क्या पूछेंगे। अच्छा अनिल जी, अभी सबसे बड़ा जो सवाल है, आप लोगों ने जो शराब की नीति के अंदर जो चेंज किया, इसको लेकर के विपक्ष पूरी तरह आरोप लगा रहा है आप लोगों के ऊपर, और कहीं ना कहीं ये जो उम्र कम करी 21 साल को लेकर के, किस हद तक ठीक है? यदि कोई सरकार उम्र कम कर रही है तो वो ठीक है या गलत है? देखिए, उम्र कम करना या ज़्यादा करना, कोई भी ऐसा साइंटिफिक रीज़न नहीं है कि हम कह दें कि उम्र 21 साल कर दी या हम कह दें कि 25 साल कर दी। मैं तो एक ही चीज़ कहता हूँ, सबसे पहला काम तो है कि शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। यह वाकई बिल्कुल सही बात है। असल में जितने भी मैं इंटरव्यू करता हूं, जब कोई भी प्रत्याशी, जब कोई भी उम्मीदवार, जब कोई भी नेता या कोई भी विधायक ये बात बताते हैं कि शराब हानिकारक है, और शराब नहीं, कोई भी नशा, फिर चाहे वो बीड़ी का हो, सिगरेट का, कोई भी नशा हो, और शराब के ऊपर तो साफ लिखा हुआ है कि शराब सेहत के लिए हानिकारक है, फिर नेताजी क्यों विरोध नहीं करेंगे? जी जी, मैं आपका हाँ, क्वेश्चन नहीं समझ पाया। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि वाकई मेरे को ये तो अच्छा लगा कि आपने उसका विरोध जताया, शराब की नीति, शराब का जो किसी भी उम्र में गलत है वो, लेकिन कोई भी सरकार अगर उसी को परोसती है, 21 और 25 की बात नहीं कर रहा मैं, कहीं ना कहीं उसको शराब की जो परोसने की विधि है कि भाई दिल्ली में शराब बिकेगी, जैसे बिहार में बंद है, तो यहाँ पे बंद, यहाँ क्यों नहीं बंद कर देते? बिहार में बंद नहीं है, बिहार में तो इवन जो विधानसभा के अंदर भी शराब पाएगी, वो अवैध तौर पे। देखो मैं कहता हूँ, ये सब जो चीज़ें हैं ना, कहने में बड़ी आसान है लेकिन करनी बड़ी टफ टास्क होता है। जैसे मैं बिहार का एग्जांपल लूँ या गुजरात का एग्जांपल लूँ, मैं जो कहता हूँ, जो चीज़ एप्लीकेबल है हम उस पर ही बात करेंगे। अभी आपने पूछा कि एज का, अभी आपने पूछा कि जो हमारे ठेके हैं जो आप शराब परोस रहे हो, शायद आपको तो पता ही होगा, लेकिन फिर भी मैं अपने आपके चैनल के माध्यम से, जो आपका बड़ा ही मजबूत और सक्षम चैनल है, मैं उसके माध्यम से जनता को ही बताना चाहता हूँ। पहले जो दिल्ली में ठेके थे, जिसे आप ठेका कहते हो या शराब की दुकान कहते हो, वो 750 थे। ठीक है जी। और अब जो हमने नई नीति लेके आए हैं, उसके तहत जो अभी शराब की जो दुकानें होंगी वो 746 होंगी, अर्थात 4 दुकानें हमने कम की है। देखो आप कम बता रहे हो, इसी को विपक्ष कहता है कि बढ़ा दी। चलो इसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे। नहीं, आप अपनी बात बताएं पहले। देखो, जो फैक्ट्स है ना, उनसे कोई नहीं भाग सकता। बिल्कुल। ठीक है जी। और मैंने बाकायदा यहाँ से सीएम साहब की और अपनी रिकॉर्डिंग करके यहाँ से सबको एक व्हाट्सएप भी भेजा है। ठीक है। और सीएम साहब जो कहते हैं वो ऐसा नहीं है कि कोई भी सीएम, मैं तकरीबन यही समझता हूँ कि सीएम एक जिम्मेदार पोस्ट है, तो सभी सीएम शायद ठीक ही बोलते होंगे। ठीक है। दूसरा, मैंने खुद वेरीफाई किया है कि पहले कितनी नंबर ऑफ दुकानें थी, आज कितनी है। दूसरा, उसके बाद भी पहले अव्यवस्थित ढंग से थी शराब के, जो जिसे आप परोसना कहते हैं। तीसरा, मैं कल की बात देख रहा था, मैं एनएसपी जो नेताजी सुभाष पैलेस है, उसमें 17 शराब की दुकानें थी। कितनी? 17 शराब की दुकानें एनएसपी। हाँ जी, नेताजी सुभाष पैलेस पे। और आज उसमें तीन शराब की दुकानें हैं। मैं दर्शकों आपको बता दूं कि रोहिणी से अगर रिठाला मेट्रो स्टेशन से लगभग 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता होगा एनएसपी के यहाँ पे जो है, पहले 17 थी, आप बता रहे हैं 17 थी, और अब 3 रह गई हैं। तो देख लो डिफरेंस कितना है। और इस चीज को लेकर के अगर जो भी दर्शक इस समय देख रहे हैं वो वेरीफाई कर सकते हैं। मैं तो पर्सनली लेवल पे कर ही लूंगा फिर भी एक बार, और वेरीफाई करके भी अभी हम ऑनलाइन है। अगर किसी को डाउट हो तो वो आपके माध्यम से मेरे से क्वेश्चन पूछ भी सकते हैं। बिल्कुल, नीचे अपनी कमेंट में अपने जो है कमेंट लिख सकते हैं। अगर आप इन चीजों से सहमत नहीं है तो, और सहमत है तो भी लिख सकते हैं। जी। तीसरा, मैं ये बताऊं, जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ उसका शॉप्स का है, वो एक वार्ड में तीन शराब की दुकानें होंगी। तो उसके माध्यम से आप देखेंगे कि शराब, देखो 2 ही चीज़ें हैं। क्या शराब पीना, मैं सबसे पहले कहता हूँ कि गलत है, मैं भी मानता हूँ। दूसरा, जो पॉलिसी चल रही है, दिल्ली सरकार की पॉलिसी है, दिल्ली सरकार ने एक
लॉ बनाया, एक कानून बनाया कि शराब की जो वो पॉलिसी है वो ये होगी। उसके बाद कुछ जैसे क्वेश्चन आते हैं कि अभी जो ये घर घर में वाली बात आती है, ये इसके बाद दिल्ली सरकार का काम खत्म हो जाता है, उसके बाद स्टार्ट हो जाता है एमसीडी का काम। आप कोई भी दुकान है, गई बोल दूसरे पाले में, अब तो बिल्कुल नहीं जाएगी। देखो हमारी एक नेचर है, हम जो बात करेंगे सिर्फ फैक्ट्स के माध्यम से करेंगे। कोई भी बात ऐसी नहीं होगी जिसको हम आपको कहें और वो कल को झूठ आए। मैं आज नहीं हूँ लाइव आपके साथ, आप जब चाहें जिस टाइम चाहें आप लाइव ले सकते हैं। आपका चैनल बड़ा ही मजबूत और सशक्त और सुलझा चैनल है। जिस दिन जब कोई भी नेता, अगर किसी के दिमाग में ऐसा रहता है कि हम लोग जवाब ही नहीं देंगे, ये तो उल्टे सवाल करेगा, हम इससे भागेंगे, हम इसको बुलाएंगे नहीं, दरवाजा बंद कर लेंगे, हो सकता है बहुत से लोगों को मन में मंशा रहती हो, लेकिन यहाँ पर ऐसा मेरे को नहीं मिला। इन्होंने खुला निमंत्रण किया था कि जो मर्जी, जैसे मर्जी, कैसे मर्जी पूछ लो, उल्टे पूछो सीधे पूछो। बाहर खड़ा होकर भी एक पत्रकार को यह आजादी अपने कैमरे पे बता सकता है कि मैं इन मुद्दों को लेकर के नेताजी के पास गया था, लेकिन इन्होंने दरवाजा बंद कर लिया, ये जवाब देने से पीछे हट रहे हैं, ये हमारे जो है जनता के जो मुद्दे थे या जो बात थी उससे पीछे हट रहे हैं, मुंह फेर रहे हैं। तो असल में बेइज्जती तब भी उस नेता की होती है जब वो जवाब नहीं देगा तो, और उसके बजाय वो सीधी सीधी बात कर ले इस तरह से 1 to 1, तो वो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि जनता लाइव देखती है उसमें। जी 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 जी, मैं हमेशा इस चीज़ को महत्व देता हूँ कि जो पत्रकारिता है वो हमारा तीसरा स्तंभ है। चौथा नहीं, मैं तो उसको लोकतंत्र का चौथा है। देखो मैं लोकतंत्र का उसको तीसरा इसलिए मानता हूँ कि जो आज की जो आवाज़ है ना, है वो सबसे मजबूत है। जो वो हमारे, आप देखोगे सोशल मीडिया कितना मजबूत स्तंभ हो गया है कि चारों तरफ घूम के देख लो, हर किसी के हाथ में फ़ोन होगा, हर किसी के पास में लाइव होगा। तो जो कानून हमारा संविधान है उसकी नॉलेज हमें कम है, लेकिन जो हमारे मीडिया के माध्यम से चीज़ें पता चलती हैं हमें उसकी नॉलेज ज़्यादा है। तो इसलिए ये भी सच्चाई है ना नेताजी कि आज जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है वो लड़खड़ाने लगा है। कुछ दबंगों के द्वारा या तो वो बिक गए या उन्होंने खुद को बेच दिया। सच्चाई ये नहीं है? देखो पत्रकारिता हमेशा एक मजबूत स्तंभ रहा है, लेकिन पहले उसकी जड़ें आजाद था वो, आजाद था। लेकिन अब जैसे कुछ इस तरह के चारों तरफ से ग्रैब कर लिया है पत्रकारिता को कि वो बिकाऊ सौदा हो गया है। लेकिन मैं आपको, आपके चैनल को इस चीज़ की बधाई देता हूँ कि आपका चैनल जो कड़वे सवाल करता है उसका पर्पज़ ही ये है कि साफ़ सुथरा चैनल है आपका। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं दर्शकों, आप लोग आंख बंद करके भी मीडिया के ऊपर भरोसा कर लेते हो। अभी कोई चीज़ पता लग जाए ना कि ये नया कानून आ गया, सबसे पहले हम लोग सोशल मीडिया खोलते हैं या टीवी चलाएंगे। तो मतलब हमारे को भरोसा किसके ऊपर हुआ? टीवी के ऊपर, अखबार के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर। और वही मीडिया आप लोगों को बिक करके जबरदस्ती का पक्षपात करे, मक्खन लगाए और वो खबरें दिखाए, तो आप कहते हो तो मीडिया बिक गया। तो सच मीडिया भी होना जरूरी है, निष्पक्ष होना जरूरी है, ना पक्ष की करनी ना विपक्ष की करनी, सिर्फ जो बात करनी वो निष्पक्ष करनी, फिर वो किसी को कड़वी लगे, रसगुल्ला लगे, बर्फी लगे, जहर लगे, जो मर्जी लगे। अभी आपने मुझे बताया था कि हमने रिकॉर्ड है हमारे पास कि हमने 4 ठेके बंद करे हैं, 4 ठेके कम करे हैं। विपक्ष जानना चाहेगा, मैं भी जानना चाहूंगा, कुछ उसका रिकॉर्ड है तो वो दिखा दें, ताकि ये सवाल आज के बाद दोबारा आम आदमी पार्टी पे तो उठ ना पाए, विपक्ष भी उठा ना पाए कि वाकई इन्होंने कम करे या बढ़ाए हैं। देखो जो भी जिसको भी जिम्मेदारी दी गई है, एक वार्ड है वैसे आपके हाँ हाँ ऑनलाइन है वो सारी चीजें, कोई बात, मैं दिखा भी दूंगा मैं। एक वार्ड में 3 से ज्यादा ठेके नहीं हो सकते। पहले तो एक वार्ड में भी 3 वार्डों में ठेके थे क्या? पहले वार्डों में ही होते हैं ठेके। तो वार्ड का मतलब आप जैसे दिल्ली के जितने वार्ड, जैसे मान लिया हमारा वार्ड 25 है, ठीक है, वार्ड 25 में पहले क्या होता था कि इंस्पेक्टर राज होता था कि वो जाके ये डिसाइड करते थे कि भी किसी ने कह दे मैं अपने यहाँ दुकान खोलना चाहता हूँ, तो वो इंस्पेक्टर आके चेक करता था और उसको लगा कि भी ठीक है इसमें कोई स्कूल नहीं है, ये सब चीजें नहीं है, तो वो उसको लाइसेंस देता था और वो कोई भी दुकान खोल सकता था। अनिल जी, एक चीज मैं पूछना चाहूंगा, अभी जैसे हमारे वार्ड 25 की अगर हम बात करें, यहाँ पे हम बैठे, यहाँ पर पहले कितने ठेके थे? देखो एक ठेका भी जैसे यहाँ पे नया खुला है अपने सोम बाजार वाले रोड पे लास्ट में मार्केट के अंदर, उससे 1 मिनट की भी दूरी नहीं है, मतलब 10 कदम की दूरी से पहले जैन मंदिर पड़ता है, तो वो कितना हद तक, उसके सामने स्कूल है, सामने ठेका हो गया। देखिए मैं आपको फिर वही कहता हूँ कि जो जिस चीज़ में होगा, जैसे हम दिल्ली सरकार में हैं तो ये पॉलिसी को हमें समझना पड़ेगा। अगर हम सीधे सीधे ये बातें करेंगे कि इसमें ये गलत है, ये सही है, मैं तो पूछ रहा हूँ, जो मुझे लग रहा है वो मैं पूछ रहा हूँ। आप बताओ, देखो सामने स्कूल भी है, बड़े अच्छे तरीके से ना, सामने स्कूल भी है, 10 कदम पे पहले मंदिर भी है, समझना। बताओ समझाओ। दिल्ली सरकार एक पॉलिसी लेके आई, ठीक है सर, उस पॉलिसी के तहत उन्होंने लाइसेंस प्रोवाइड करा दिए। एक उसको क्या नाम है, बायर को या ठेकेदार को या जो भी है, उसको 27 ठेके मिनिमम है
इसमें। ठीक है। ठीक है सर, 27 ठेके का मतलब कितने वार्ड हो गए? एक वार्ड में आपने बताया 3, 9 वार्ड। 9 के 27 तो हो गए। 9 वार्ड एक आदमी को मिला हुआ है, एक ठीक है। कंपनी को मिला हुआ है, जैसे भी उन्होंने कोलैबोरेशन करके ठीक किया। है। वहीं से ही दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। दिल्ली सरकार कहती है कि आप इस वार्ड में 3 ठेके खोलोगे, बट ये नहीं कहती कि आप कहाँ कहाँ खोलोगे। ठीक है। आपको लीगल जगह पे खोलना चाहिए। अगर किसी की भी लीगल की वो कोई पॉलिसी होगी ना कि भाई लीगल यहाँ है और यहाँ पे नहीं खोल सकते, जैसे स्कूल या मंदिर के आसपास नहीं खोलना, कुछ ऐसी पॉलिसी तो होगी। हाँ हाँ पॉलिसी है, हाँ बिल्कुल है। उसके तहत मैं वही समझा रहा हूँ। देखो हमें ना चीज़ को ये समझना पड़ेगा कि कहाँ पे जाके किस सरकार के, क्योंकि हमारा 3 टियर सिस्टम है दिल्ली में, केंद्र सरकार है, दिल्ली सरकार है और एमसीडी है। तो हमें तीनों को अलग अलग लिस्टेड है कि ये कौन क्या काम करेगा। तो उसके तहत दिल्ली सरकार का काम क्या है कि उसने एक लाइसेंस दे दिया, अप्रूवल दे दिया कि भाई आप एक वार्ड में 3 ठेके खोल सकते हो। ठीक है। उसके बाद वो ठेकेदार जाने, उसके बाद वो जाने एमसीडी जाने कि भी जो एमसीडी ने कमर्शियल रोड किए हुए हैं, जो शराब की दुकान खोलने के लिए रोड है कि भाई यहाँ खुल सकते हैं, आप उन्हीं पे ठेके खोलने दो। ये एमसीडी की विशेष जिम्मेदारी। मैं 2 सवाल रखूंगा। पहला, हम पहले का जवाब पहले लेंगे, फिर मैं भूल ना जाऊं इसलिए मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा। पहला तो जब कोई भी सरकार पॉलिसी बना देती है और जनता उसका विरोध करे तो कहीं ना कहीं जनता पिस जाती है। क्योंकि देखो अभी दिल्ली सरकार ने पॉलिसी बना दी, केजरीवाल जी ने पॉलिसी बना दी, फिर वो एमसीडी के हाथ में चली गई, फिर वो नगर पालिका के हाथ में चली गई, लेकिन आम जनता जो वो इस चीज को नहीं समझ पाती। सच्चाई यही है कि आम जनता, जिस हिसाब से मैं आपसे बात कर जाऊंगा, मैं और आप तो सेटिस्फाई हो जाएंगे, लेकिन ये जनता नहीं हो पाएगी। जनता इस चीज को नहीं समझ पाती कि असल में काम किसका, ये एमसीडी का है, ये डीडीए का है, ये गली किसकी, ये रोड किसकी, नहीं पता जनता को। जनता को मतलब है दिल्ली का राजा कौन? केजरीवाल। दिल्ली में पॉलिसी कौन ला रहा है? केजरीवाल। आबकारी नीति में बदलाव कौन कर रहा है? केजरीवाल। इसलिए मैं ये चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं। पहले सवाल एक बार कंप्लीट होने दो। उसी के अंदर ये मैं पूछना चाह रहा था, जैसे यहाँ पर माना केजरीवाल जी ने अप्रूवल ठेके की दी और उस बंदे ने यहाँ पर ठेका खोल दिया, अप्रूवल मिल गई और एमसीडी के बंदों ने उसको जगह दे दी क्योंकि ये कमर्शियल था। क्या आपके हिसाब से यहाँ पर ये ठेका जायज है या नाजायज है? ये मेरा सवाल है पहला। कौन से वाला ठेका कह रहे हो? ये जो 100 बाजार रोड पे जो स्कूल सामने है और मंदिर पहले है 10 कदम पे। देखो पहली बात तो हमें ये चीज़ समझनी, मैं स्टार्टिंग से आपको यही समझा रहा हूँ कि हम संविधान को मानने वाले हैं। संविधान का मतलब क्या होता है कि जिसके पास जो अधिकार है वो उसी अधिकार के तहत बात करे। हमारे पास, दिल्ली सरकार के पास क्या अधिकार है कि हम एक पॉलिसी बना सकते हैं, कौन सा रोड कमर्शियल करना है या नहीं करना, ये राइट हमारे पास नहीं, मैं उस लहजे से नहीं पूछ रहा कि दिल्ली सरकार के लहजे से नहीं पूछ रहा। मैं एक इंसानियत के नाते ये पूछ रहा हूँ आपसे कि जिस ठेके के सामने स्कूल हो और स्कूल से 10 कदम की पहले मंदिर हो, क्या वहां पर कोई भी सरकार अगर ठेका खोलती है, मैं नहीं कहता कि केजरीवाल ने खोला, बीजेपी खोले, कोई भी सरकार खोले, वो ठीक है या गलत है? आप एक चीज को समझ लो, उसके बाद कोई क्वेश्चन बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो चीज संविधान के अनुसार है, जो चीज लीगल है वो ठीक है। उसके अलावा ना कोई अनिल राणा की ठीक बात ठीक है, ना किसी और की बात ठीक है। जो इलीगल है वो इलीगल है। अब ये ठेके की दूरी मैंने तो नापी नहीं है, कितनी है कितनी कल को विपक्ष ये 850 मतलब अभी कितने 4 ठेके आप लोगों ने कम करें बता रहे हैं, कल को उसकी संख्या बढ़ा देता है, 100 200 400 कर देता है और सब लीगल कर देता है आपके पड़ोस में ही ठेके। तो मतलब फिर तो आप ये कहेंगे कि जो सरकार ने अगर लीगल करा है तो वो ठीक है। देखो सरकार ने अगर लीगल कर दिया डॉक्यूमेंट में तो वो ठीक है। समझ रहे ना मैं क्या पूछ रहा हूँ? ठीक है, बिल्कुल। हाँ। मैं कह रहा हूँ आपको, देखो जो संविधान के अनुसार चीजें होंगी, हम संविधान को मानेंगे। तो संविधान तो तब भी हो जाएगा भाई, विपक्ष जब कर देगा, जब विपक्ष कर, आप ये जब विपक्ष आपके घर के अंदर ठेका खोल दे, घर के अंदर नहीं कह रहा मैं, लीगल नहीं है ना, मैं घर के अंदर की बातें नहीं कर रहे हम तो। देखो राणा जी नेताजी, हम तो घर के अंदर की बातें नहीं कर रहे। मैं बात ये कर रहा हूँ जनरल, अगर अभी 750 कितने 400 ठेके आपने कम करे हैं, कितने क्वांटिटी कितनी है? मैं बार बार अंदाजे से बता, 746 ठेके अभी दिल्ली सरकार ने अप्रूवल करी है दिल्ली में। अगर भारतीय जनता पार्टी उसको बढ़ा करके डबल कर दे, 1400 कर दे, 1500 कर दे, संविधान में लिख दे 1500 हो गए, 1500 हम करेंगे, लीगल हो गया वो, तो क्या वो जायज रहेगा क्योंकि संविधान में आ गया, या वो नाजायज है? देखिए आप है ना, थोड़ा सा और पीछे जाओ। हाँ। अभी मोदी जी ने 3 काले कानून लागू किए थे, वो संविधान मतलब कानून पास किए थे, उसको तो काले आप लोगों ने नाम दिया।
देखो मैं तो मेरी इतनी बड़ी शख्सियत नहीं है कि मैं इस तरह के नाम दे पाऊँ। ये किसानों ने नाम दिया था और किसानों के द्वारा जो नाम दिया गया मैं वही नाम ले रहा हूँ। बाकी आपको अगर काले नहीं लगते हैं तो मुझको नहीं, मैं काले भी नहीं कहूंगा, गोरे भी नहीं कहूंगा, क्योंकि तीन कानून ऐसे बनाए थे किसानों के जो पुरजोर विरोध किया था किसानों ने, ठीक है सर, है उसको वापस लिया गया, बिल्कुल लिया गया। बिल्कुल लिया। वो संविधान के अनुसार बनाए थे और संविधान के अनुसार वापस ले लिए। अगर किसी पॉलिसी में कोई कमी है, ऐसा नहीं है कि इंसान ही बनाते हैं सारी चीज, मोदी जी ने दे रहा है दुरुस्त है, अगर मोदी जी ने स्वीकार कर लिया मेरे से गलती होगी तो उसमें कोई ये नहीं है कि वो झुक गए या छोटे हो गए हैं, हमें हमेशा मान लेना चाहिए हमारे से गलती हो गई। तो आप लोग मतलब ये नहीं मानते कि भाई आप लोग ये नहीं, ये कहा कि आपके अड़ोस पड़ोस में या पूरी दिल्ली में ठेके ठेके बना दे तो हम उसका विरोध करेंगे ना, और विरोध करेंगे सॉरी एक्चुअली मास्क का थोड़ा, वही चीज तो विपक्ष कर रहा है, इसमें विरोध कर रहा है बस। किस चीज का? शराब की नीति का। अभी मैंने एग्जांपल, मैं अभी जैसे आपने मुझे कहा था, समझना मेरी बात को, क्योंकि क्या मेरी ना अक्सर ये आदत है कि मैं खुल के बात करता हूँ फिर उस विषय पर, और जब तक हम दूसरा विषय नहीं छेड़ेंगे जब तक मैं पहले पे सेटिस्फाई ना हो जाऊं। अभी आपने मुझे ये बताया कि जब सरकार कोई भी पॉलिसी बनाती है और उस पॉलिसी से हट करके कोई काम होता है तो वो इलीगल है, और पॉलिसी के आधार पे होता है तो वो लीगल है। मेरी बात समझ गए ना? आपने यही कहा मेरे को। अगर विपक्ष आज आप 750 कर रहे हो, उसको 746, मतलब काउंटिंग में मत जाना, मैं अराउंड फिगर एक 750 कर रहा हूं, और कल को विपक्ष जो है भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस या कोई भी सरकार उसको डबल ट्रिपल चौगुना कर देती है, चौगुना करने के बाद हमारे आसपास में जो ठेके अभी 5-5, 10-10 किलोमीटर की दूरी पे वो और नजदीक आ जाएंगे और वो लीगल तौर पे मतलब कागजों में हो जाता है, तो क्या वो गलत है या सही है अगर इस तरह की पॉलिसी आती है तो? देखो जो भी पॉलिसी, कोई भी पॉलिसी हो, कितनी अच्छी हो कितनी बुरी हो, मैटर सबसे पहले करता है कि जनता के हित की होनी चाहिए, जनता को उसमें विरोध नहीं होना चाहिए। अब आप कह रहे हो कि जनता इसका विरोध कर रही है कि भाई ये जो ठेके बने हैं, क्या आप करते हो? मैं आपसे बोल रहा हूँ, क्या अनिल राणा जी विरोध इस चीज का करते हैं कि जहां ठेका है उसके सामने स्कूल है और स्कूल के सामने मंदिर है और इन दोनों के सामने ठेका है, क्या अनिल राणा जी इसका विरोध करते हैं या नहीं? अनिल राणा नहीं, ये पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी उसका विरोध करती है। किस बात का? जो संविधान के अगेंस्ट चीज़ें हैं, जो संविधान में है उसका विरोध नहीं कर सकते आप, जो संविधान के अगेंस्ट है उसका हम पुरजोर विरोध करते हैं, हमेशा करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। यहाँ पर जो ये ठेका, मैं पर्सनली इस ठेके की बात कर रहा हूँ जो सोम बाजार रोड पे अंत में जाके भी नया खुला है, क्या वो ठीक है या गलत खुला? देखियो, या तो आप उसके फुट बता दो मेरे को। मैं बता रहा हूँ, आप बताइए। उसके सामने ही बिल्कुल नगर निगम का स्कूल है। सामने के परिचय, सामने से मतलब होता है, पॉलिसी ये कहती है कि एमसीडी ये कहती है कि एमसीडी में 100 मीटर से कम होना चाहिए, 60 मीटर से कम होना चाहिए, 50 मीटर से कम होना चाहिए। अगर उसके तहत वो खुला है तो 100% उस पर सील लगेगी, एमसीडी उस पर सील लगाएगी। मुझे विश्वास है एमसीडी पे, इतना तो कम से कम विश्वास कर ही सकते हैं, वो कितने भ्रष्ट हो, कितने करप्ट हो, लेकिन जब जनता विरोध कर रही है और इलीगल तो शायद वो उसको बंद करा देगी। ये होना चाहिए मेरे हिसाब से, होना चाहिए। इलीगल है तो होना चाहिए। मैं तो सिर्फ एक नैतिक भाषा में बात कर रहा हूँ, एक जर्नल बात कर रहा हूँ, मैं कागजियों के ऊपर नहीं जा रहा। मेरी बात समझ, मैं कागजों पे नहीं जा रहा। क्या राणा जी को खुद ये लगता है कि हाँ ये किस हद तक ठीक है जिस स्कूल में बच्चे पढ़ने जाएंगे और उसी स्कूल के सामने ठेका हो? राणा जी, जिस स्कूल में बच्चे पढ़ने जाएंगे उसी स्कूल के सामने ठेका हो, ये व्यवहारिक कितना ठीक है? व्यवहारिक कितना ठीक है? कागजों में ठीक है, हो सकता है लीगल, मेरी बात समझो, हो सकता है कागजों में ये लिख के दे दिया हो और जनता इसका कितना भी कड़ा विरोध करती रहे तब भी शायद वो बंद नहीं होगा, क्योंकि जब कागजों में हो चुका है। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्या ये नैतिक आधार पर ठीक है, व्यवहारिक रूप पे? मैं फिर वही कह रहा हूँ, आप है ना चीज को कैसे भी कहो लेकिन संविधान को मानोगे या नहीं मानोगे? ऐसा कौन सा संविधान? अगर संविधान में जब ये आ जाएगा तो हमारे तो 4 कदम पे अब ठेके खुलेंगे। आज दिल्ली सरकार 750 खोल रही, कल को विपक्ष उसको 1500 कर देगा, तो संविधान तो हो गया लिखा हुआ 1500। इसका मतलब फिर तो हम उस संविधान को मान ले जिसमें 4 के बदले 8 ठेके डबल करिए सरकार। देखो मैं पहले भी यही बताया था, हमने पहले से ठेके कम किए हैं। मैं तो वही तो कह रहा हूँ, मैं उस चीज को एक्सेप्ट कर रहा हूँ। आपने मेरे को कम के लिए कहा, देखो राणा जी, आपने, मैं आपकी सुनूंगा, लेकिन आपने मुझे कहा कि सरकार ने ठेके कम करे, मैंने मान लिया, उस चीज को एक्सेप्ट किया। लेकिन फिर जब आप इस चीज को कहते हो कि जब सरकार कोई कानून बना देती है, अगर उससे हट करके कोई काम होता है तो वो इलीगल है। मैं तो यही पूछ रहा हूं, जब सरकार, अगर कल को बीजेपी सरकार 1500 कर दे ठेके, 2000 कर दे कागजों में, तो वो ठीक हो जाएगा या गलत हो जाएगा? गलत है। देखिए, ठेके की जो वो है,
ये नंबर ऑफ ठेके कितने होंगे, क्या होंगे, ये दिल्ली सरकार का मैटर है। और वो कहाँ होंगे, किस रोड पे होंगे, ये एमसीडी का मैटर है। पूरी दिल्ली में 746 ठेके हैं, तो 20-30-50 ठेकों पे अगर विरोध हो रहा है तो हमें उसका संज्ञान लेना चाहिए। आपको यहाँ पर सेक्टर 5 में रहते हुए कितने साल हो गए? मेरे को 12 साल हो गए। 12 साल हो गए। और 12 साल से मैं देख रहा हूँ आप राजनीति में सक्रिय हैं, और हर जनता उस नेता को, उस उम्मीदवार को चुनना चाहेगी जो हमारे लिए हित की बात कहे और समाज के लिए मतलब जो है अपने समाज सेवा के कार्यों में सक्रिय रहे। अच्छा लगता है मेरे को। मैं शुरू से देखता आ रहा हूँ इनके विषय में कि ये चाहे किसी भी पार्टी में थे, पहले कांग्रेस में थे तब भी मेहनत करते थे क्षेत्र की जनता के लिए, अब आम आदमी पार्टी में तब भी मेहनत कर रहे हैं, और जब उम्मीद निर्दलीय करे थे तब भी कहीं ना कहीं क्षेत्र की जनता और आप लोगों के विकास की और आपकी सेवा के लिए काम करने की इच्छा मन में थी। अभी भी है, अभी भी कर रहे हैं, चाहे वो पार्टी कोई भी हो। आम आदमी पार्टी में दिल के काम करें, खुल के काम करें। और आम आदमी पार्टी ने मोहल्ला क्लिनिक बनाए, स्कूल बनाए, 2000 का मास्क के ऊपर चलान किया क्योंकि लोग कोरोना से डरते रहे इसलिए, और तमाम जितने भी जैसे शिक्षा का सुधार किया। कहीं ना कहीं जहाँ प्राइवेट स्कूलों में लोग बाग एडमिशन लेने के लिए भागते थे, अब वो दिल्ली सरकार के स्कूलों में भाग रहे हैं। सुधार किया, सारी चीजें ठीक हैं, परंतु जो अभी शराब की बात कर रहा हूं मैं, शराब की बात के ऊपर या तो मेरा सवाल आप पूरी तरह समझ नहीं पाए, और या मैं नहीं समझ पा रहा, और जब तक मैं समझूंगा नहीं तब तक दूसरा सवाल हम लाएंगे कहां से। सरकार की पॉलिसी है कि भाई सरकार ने 4 ठेके कम करे, तो आप कहते हो कि सरकार ने पॉलिसी जो बनाई है अगर उसके आधार पर काम हो रहा है तो वो बिल्कुल ठीक हो रहा है। मैं इस चीज को ना थोड़ा और रेक्टिफाई करता हूं। हाँ, वो क्लियर करो। दिल्ली सरकार ने का फोकस है वो ये नहीं है कि कम किए या ज्यादा किए, ठीक है। उन्होंने कहा कि जैसे जिस तरीके से हर वार्ड वाइज है ना, वार्ड वाइज उन्होंने 3-3 ठेके दे दिए, और ये कह के दे दिए कि भी इस वार्ड में 3 से ज्यादा ठेके नहीं खुलेंगे। अब पहली चीज तो हमें ये समझनी चाहिए। दूसरा, वो कहाँ खुलेंगे ये डिपेंड करता है एमसीडी पे, कि उसने किसी के मकान के सामने खोल दिया, ठीक है, माना, ठीक है, तो वो गलत हुआ। क्यों गलत हुआ, वो एमसीडी बताएगी उसका कि वो गलत है या सही है। मान लिया, लेकिन नेताजी एमसीडी कब बताएगी या डिपार्टमेंट कब बताएगा? जब वहां की जनता परेशान होकर वहां जाएगी या जनता उस चीज को महसूस करेगी कि ये गलत है। क्या राणा जी महसूस ये करते हैं कि वाकई यहाँ पर एक स्कूल है और एक मंदिर है और उसके सामने ठेका खुला है, कि राणा जी मानते हैं ये ठीक है या गलत है? देखो, मैं तो स्टार्टिंग से ये कह रहा हूँ, जो आप कह रहे हो है, अगर उसकी लीगलिटी पे हमें खड़ा होना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात, आप कह दो कि हमें पता है कि यार हमारे पड़ोस में ठेका खुल गया, सरकार कहती है लिख के दे दिया, हाँ ये ठीक है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से एमसीडी से ये रिक्वेस्ट करूंगा और उसका विरोध भी करूंगा कि अगर कोई ठेका स्कूल के सामने खुला हुआ है और वो काफ़ी नज़दीक है तो उस पर संज्ञान ले और उसको उस पर लीगल एक्शन लिया जाए। बड़ा अच्छा लगा इस चीज़ के ऊपर कि ये उस चीज़ के ऊपर संज्ञान करेंगे और देखेंगे और उस चीज़ का कड़ा विरोध भी करेंगे। अब मैं एक चीज़ और ये कंफर्म कर लेता हूँ, इनको मालूम है या नहीं है, ये आपको मालूम है या नहीं अभी कि भाई हाल में ही जो सोम बाजार रोड पे आगे प्लाजा पड़ता है, अग्रवाल प्लाजा जो है, उसके अंदर अभी ठेका खुला, आपको ये मालूम है? बिल्कुल मालूम है। उसके सामने नगर निगम का स्कूल है, ये मालूम है? जी मालूम है। और नगर निगम के स्कूल के सामने जैन मंदिर है, ये भी मालूम है? जी, सारी चीजें मालूम है। अब उसका विरोध होगा नहीं होगा? 100% होगा। गजब की बात, वाकई ये देखो, ये मजा आ गया। अब सारी चीजें मालूम होने के बाद भी अगर उस ठेके का यहाँ पर विरोध हो रहा है तो ये बात, अगर इतनी बातें हम ना करते तो शायद इस ठेके का विरोध ना हो रहा होता, क्योंकि इतनी बातें खुलती ही नहीं कि यहाँ पर ठेका है नहीं है और ठेके का विरोध होना चाहिए नहीं होना चाहिए। इतनी बातें खुली हैं तो पता लगा कि ठेका का विरोध होगा। मैं आपको स्टार्टिंग से एक ही बात कह रहा हूँ कि जो चीज़ गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। हम संविधान को मानने वाले हैं, हमें संविधान के अनुसार ही चलना पड़ेगा। हम इससे 1 इंच भी ना इधर जाएंगे ना उधर जाएंगे। और संविधान के बाद आपने पूछा नैतिकता की बात है। नैतिकता में अगर कोई चीज़ गलत है और लोग उसका विरोध कर रहे हैं तो हमें सबको साथ देना चाहिए। उसके बाद फिर गांधी जी स्वयं लेके चल दिए थे लट्ठी डंडे को कि भाई मैं देश को आजाद कराऊंगा, और उनके पीछे काफिला चल दिया था। अगर यहाँ पर नेताजी वाकई गलत चीज अगर ये है, और गलत चीज है क्या वो तो दिखाई दे रही है सबको, अगर वो गलत है क्योंकि स्कूल के सामने है, मंदिर के साथ में है, और इसका नेताजी अगर आप विरोध करोगे तो मुझे लगता है कि शायद यहाँ की सारी जनता आपके साथ हो लेगी, क्योंकि वो गलत है। देखो, हम एमसीडी में इसके तहत संज्ञान भी लेंगे, जैसे मैंने कहा। मुझे वाकई अच्छा लग रहा है नेताजी, वाकई आप इस चीज को मान रहे हो कि हम इसके पीछे हाथ धो के पीछे पड़ जाओ इसके। मैं आपका साथ दूंगा इस ठेके को। साथ तो जब तक जनता नहीं देती ना और मीडिया नहीं देती, कोई भी चीज संभव नहीं हो पाती। मैं अगर आप सही चीज करोगे, मैं क्या कह रहा हूँ, अगर आप सही चीज करोगे तो मैं आपके साथ हमेशा हूँ।
बहुत बढ़िया सोच है। और आप जैसे पत्रकार हो जो सच्चाई का साथ देते हैं, तो इससे अच्छी कोई बात एक बार दर्शकों को ये बता दो कि वो ठेके के ऊपर हम पूरी तरह कार्रवाई करेंगे और करवाने की पूरी कोशिश करेंगे जहां तक आप लोगों की बनेगी और चलेगी। देखो, सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि कोई भी ठेका पूरी दिल्ली में, क्योंकि मैं रिठाला विधानसभा अध्यक्ष हूँ, तो मेरी नैतिक जिम्मेदारी बनती है, अगर किसी को भी कोई भी कहीं पे भी शिकायत है तो प्लीज़ मेरे से कांटेक्ट करें। हम एमसीडी के विरोध में इसका विरोध करेंगे। ये उस ठेके की बता रहे हैं जिस ठेके की नॉलेज आपको है, इन तक नहीं। इस ठेके की नॉलेज मुझे थी तो मैंने इनको पर्सनली दे दी है कि जो गलत था वो मैंने इनको पर्सनली नॉलेज में डाल दिया। अगर बहुत सारे, देखो मैं भी कोई बहुत जगह नहीं घूमता, जितने ठेकों की नॉलेज मुझे नहीं होगी जहां पे गलत है वो आप बता सकते हो। इन्होंने खुला कहा है कि अगर आपको जो चीज नॉलेज में है तो वो आप बताएं। जो मुझे मालूम था वो मैंने आपको पर्सनली नॉलेज में डाल दिया, और वो आप 12-13 साल से यहाँ पे रह भी रहे हैं तो आपको भी इस चीज का बेहतर जानकारी कि वो गलत है। ठीक है, आप जैसे भी जो भी संविधान के अनुसार होगा हम उस पर निसंदेह एमसीडी का विरोध करेंगे। बहुत बढ़िया, अच्छा लगा। अच्छा नेताजी, दूसरी चीज, जब हम जैसे ही सोम बाजार रोड क्रॉस करते हैं और लेफ्ट को मुड़ते हैं विश्राम चौक के लिए, वहां पर सीधे हाथ पे कोई ठेका पहले नहीं था, वो डोमेस्टिक वाला, शायद आपने नॉलेज में आया नहीं आया अभी? कौन से वाला? हम जैसे सोम बाजार रोड वाला सीधा गए, फिर हम लेफ्ट मुड़े, लेफ्ट मुड़ते हैं तो विश्राम चौक से पहले सीधे हाथ पे एक ठेका खुला है अभी, ऊपर सेक्टर 4 में। ऊपर घर है, साथ में किराने की दुकान है और घर के नीचे ठेका है, और ठेके के बाहर नशेड़ी हैं, नशेड़ियों के साथ महिलाएं हैं और सामने पड़ोस है। आप एक चीज़, मैं स्टार्टिंग से आपको एक ही चीज़ कह रहा हूँ, आप एक ही चीज़ को, चाहे वो दिल्ली का कोई भी ठेका है, एमसीडी ने जहाँ भी उनको परमिशन दी है वो एमसीडी के माध्यम से ही खुलते हैं सारे ठेके। इसमें कोई नेताजी, ये सारी चीज आपकी ठीक है, बट ये सारी चीज ठीक है कि एमसीडी का बहुत बड़ा इसके अंदर भ्रष्टाचार करने का रोल है कि वो चाहें तो उसको बंद करवा सकते थे, वो चाहें तो उसको अप्रूवल ना दे सकते थे। बट नहीं, मैं इससे भी आगे बताऊंगा। हाँ। एमसीडी ने अभी कुछ ठेकों पे सील लगाई है, ठीक है, वो जो अपने किए हुए काम पे खुद ही सील लगा रहे हैं। बिल्कुल। इसका मतलब गलती तो कहीं ना कहीं एमसीडी से हुई है। एमसीडी तो है, जब तो आप लोगों ने उसको मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंट बोलता दिया। अब एमसीडी जब करप्शन कर रही है, गलतियां कर रही है, और उसको ठीक करने के लिए है, आप हमारे को कह रहे हो, या मैं जनता को यही कहूंगा कि हाथ जोड़ के निवेदन है कि अगले 3 या 4 महीने और इस भ्रष्ट एमसीडी के हैं, किसी तरीके से इनका विरोध करके इनको हर तरीके से ये एहसास दिलाओ कि बीजेपी जो भ्रष्ट पार्टी है, बीजेपी के माध्यम से जो एमसीडी रोडों को गलत तरीके से कमर्शलाइज कर रही है, ये रोके। और फिर हम जैसे ही एमसीडी में आएंगे तो एमसीडी के संबंधित जो भी संविधान के अनुसार होगा हम सारे के सारे कार्य उनके ठीक करेंगे। क्यों, अभी क्या है, यहाँ नगर निगम में एमसीडी हो गई, ठीक है, नेताजी विधानसभा में क्या बोलते हैं, आम आदमी पार्टी आ गई, पिस गई जनता, वो यहाँ जाए या यहाँ जाए। क्यों, इनके पास जाऊंगा तो इन्होंने कह देना एमसीडी भ्रष्ट है, एमसीडी ने कमर्शियल, और सच्चाई है एमसीडी ने कहीं ना कहीं कमर्शियल कर दिया। बीजेपी पे कहा जाएंगे एमसीडी की बात लेके, वो कहेंगे ऊपर से नेताजी ने बनाया रूल, केजरीवाल जी ने बड़े राजा बाबू, शराब की नीति को। अच्छा, तो आप है ना, दो चीजों को जब मिक्स करेंगे ना तो किसी समाधान पे नहीं होगा ही नहीं। क्यों नहीं होता समाधान? यहाँ पे दो चीजें तो ऑलरेडी दिल्ली में मिक्स हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए, दिल्ली में जो गवर्नमेंट चलती है, मैं स्टार्टिंग में बताया था 3 टियर है, तो उसमें पहला कौन है? केंद्र सरकार। 33% जो डिपार्टमेंट हो केंद्र सरकार के पास है, 33% जो डिपार्टमेंट दिल्ली सरकार के पास है, और 33% जो डिपार्टमेंट है वो एमसीडी के पास। इन तीनों में पिस जाती है जनता। देखिए, जनता, जो हमारा संविधान है, यूटी होने के नाते हम स्टार्टिंग से हमारा एक ही वो है कि पूर्ण राज्य का दर्जा हम कह रहे हैं, शुरू से कह रहे हैं, वो आज तक नहीं मिल पाया। और बीजेपी जब विपक्ष में होती है वो भी हमेशा कहती है, कांग्रेस जब विपक्ष में होती है वो भी कहती है, लेकिन दिलाता हमें कोई नहीं है। जब हमें पूर्ण राज्य का दर्जा मिल जाएगा तो ये सिस्टम ही खत्म हो जाएगा कि ये काम उसका, ये काम उसका, ये काम उसका। फिर सारे के बाबूजी ने पहनी हुई है टोपी, मुझे चाहिए स्वराज, वो आज तक नहीं मिला। मुझे चाहिए पूर्ण राज्य का दर्जा, वो आज तक नहीं मिला। किसको देना है? केंद्र सरकार को देना है। केंद्र सरकार चाहे तो, मोदी जी चाहे तो आज ही हमें पूर्ण राज्य का दर्जा मिल सकता है। फिर जैसे जो भी आप कमियां बता रहे हैं वो सारी की सारी कमियां दिल्ली सरकार ठीक कर देगी। अच्छा, क्या ये बात सच्चाई है कि जो बातें मैं कर रहा हूँ ये वाकई मुद्दे हैं यहाँ पर, जो बुराइयां पनपनी है ये है, इसके कारण अपराध बढ़ेंगे? देखो, किसके कारण? जैसे यहाँ पे स्कूल के सामने ठेके का होना, उस रहायशी ऊपर घर है, नीचे ठेका है, बाहर सामने पड़ोस है, महिलाएं हैं, वो ये मतलब ये मानते हैं कि इससे अपराध बढ़ेगा, देखिए कम तो नहीं होगा। आप लॉ एंड ऑर्डर को मानते हैं, नहीं मानते? ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर किसके पास है?
दिल्ली सरकार को करना है ना। अगर कहीं पे कोई गलती हो रही है तो उसकी जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस की है। बिल्कुल। क्राइम कहीं भी हो रहा है दिल्ली पुलिस की है, और अगर दिल्ली पुलिस से कुछ गलतियां हो रही हैं तो उनका संज्ञान कौन लेगा? जी मैं मान रहा हूँ कि मैं मान रहा हूँ कि केंद्र सरकार, मैं मान रहा हूँ उस चीज को कि कहीं ना कहीं पुलिस का भी इसमें बहुत बड़ा हाथ है, केंद्र सरकार का बड़ा हाथ है, एमसीडी का बड़ा हाथ है, मान लिया। लेकिन ये तो मानते नहीं कि वाकई यहाँ पर ये बुराई है, इसको मिटाए कोई भी, लेकिन ये बुराई है, ये मानते हैं। बात अच्छा है बुराई की, मैं फिर यही कह रहा हूँ आपसे। बात सिर्फ ये है कि इसकी ये ठीक तरीके से चले, ये जिम्मेदारी किसकी है? और दिल्ली पुलिस एक सक्षम पुलिस है, ये नहीं है कि कोई दिल्ली की पुलिस, ठीक है जी, लेकिन उस पर कहीं ना कहीं से गलत तरीके से प्रेशर होते हैं, कहीं ना कहीं से किसी सरकार को, आम आदमी पार्टी की सरकार को बदनाम करने का ढंग होता है। ये सब चीजें ना, ये सब बातें आप जो बता रहे हो, ये राजनीति की सीट पर बैठ के नेताजी टोपी लगाकर अच्छी लगती हैं कि ये उन्होंने करा है, ये केंद्र का काम है, ये पुलिस का काम है। लेकिन अगर हम व्यवहारिक बात करें तो क्या ये सही है या नहीं है कि पड़ोस में ही इस तरह का ठेके का खुलना? मैं तो ये पूछा हूं, उसको बंद करना चाहिए। मैं कहता हूं केंद्र सरकार को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, पुलिस को ध्यान देना चाहिए, एमसीडी को ध्यान देना चाहिए, नहीं कमर्शियल करना चाहिए। लेकिन क्या ये ठीक है या नहीं है, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। देखो हमने एक बहुत बड़ा टारगेट लिया था। क्या टारगेट था कि सेक्टर 5 में, पूरे सेक्टर 5 की बता रहा हूँ मैं आपको, यहाँ पे साजिशों की भरमार है, वो कभी बंद ठीक है हो सर? नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती? मुझे यही समझ में नहीं आता है। मैं बता देता हूँ, मैं बता रहा हूँ क्यों नहीं, मैं बता रहा हूँ क्यों नहीं होगी। आपके क्षेत्र के वार्ड अध्यक्ष ने उनके खिलाफ कंप्लेंट करी, ठीक है, और उन्हीं के ऊपर जो है वो मसला आके उनकी टोपी उन्हीं के सर पे गिर गई। तो जब वार्ड अध्यक्ष होने के नाते, नेताजी होने के नाते भी वो चीज नहीं, तो आम आदमी क्या कंप्लेंट करेगा? डरता है वो तो। देखिए आप सासी कह के दिल्ली पुलिस को उसकी जिम्मेदारी से साहस बढ़ गया, सासी कह के उनका साहस बढ़ गया। आप छोड़ नहीं सकते उसको। अच्छा ये सच्चाई है कि नहीं? कितने सालों से धंधा चल रहा है सेक्टर 5 में। दिनेश जी, दिल्ली पुलिस की ये जिम्मेदारी है कि दिल्ली पुलिस को यहाँ से सासियों को बंद कराना चाहिए। मोटा जाता है, मोटा जा रहा है। तो जब आपको ध्यान होगा एसीबी, जिसे हम एंटी करप्शन ब्यूरो कहते हैं, वो जब हमारी सरकार बनी थी, आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी 49 दिन की, तो एसीबी हमारे पास थी। एसीबी के माध्यम से सीएम साहब ने पूरी दिल्ली को ऐसा करप्शन फ्री बना दिया था कि कोई भी आदमी करप्शन करने से पहले कहता था कि कहीं केजरीवाल जी ना आ जाए, कहीं पे खुफिया कैमरा तो नहीं लगा हुआ, कोई दूध तो ना आ जाए। तो इस तरह का माहौल चाहिए लोग बागों में। ये डर होना चाहिए कि जो बॉस है ना वो ईमानदार है। जब बॉस ईमानदार होगा तो वो स्ट्रेटेजी नीचे तक आएगी। अब ये दिल्ली पुलिस में क्या है, दिल्ली पुलिस का जो, मैं होम मिनिस्टर साहब का तो क्या नाम लूंगा, काफी बड़े नेता है हमारे, अमित शाह जी है, सीएम नेताजी बोला करो, मैंने नेताजी बोला है। हाँ। मैंने देखो, हम तो एक चीज मानते हैं, हाँ, जो संविधान के अनुसार है, मोदी जी हैं हमारे प्रधानमंत्री हैं तो पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन वो गलतियां करते हैं, उनको अगर एहसास हो जाता है तो ये अच्छी बात है, लेकिन उनको एहसास कम होता है। वो ही सोचते हैं कि जो मैंने कर दिया वो ठीक है, जो जनता कह रही है वो गलत है। ऐसी सोच से अगर वो निकलेंगे तो हमें उनसे भी कोई दिक्कत नहीं कभी भी, ठीक है। बात रही इनके अमित शाह जी की, अमित शाह जी क्या करते हैं, प्रेशर कितना डालते हैं वो जग जाहिर है। बात गोलमोल हो गई, जो बात थी वो तो रही नहीं। मैं तो ये पूछ, मैंने आपको बात होगी ना गोलमोल। देखो जो मैं पूछा था बात वहाँ पे रही नहीं, मैं कुछ और बात चली गई, है ना। मैं हाँ, बात दूसरी ना वहीं रहे हम। मैं ये पूछ रहा था वो जो ठेका है दूसरा, पहले वाले के तो आप विरोध करेंगे, मुझे अच्छा लगा, जनता को भी अच्छा लगा और सबको अच्छा लगा क्योंकि शराब खराब है। जो वो दूसरा ठेका खुला हुआ है जिसके ऊपर रहश है, नीचे ठेका है, साथ में परचून की दुकान है और उसके सामने आती जाती वो महिलाएं, कहीं ना कहीं हमारी माँ बहन बेटियां भी जाती हैं, क्या वो ठीक है या गलत है? बंद कर होना चाहिए इस तरह का ठेका। दिल्ली सरकार को, केंद्र सरकार को, पुलिस को, एमसीडी को, सबको, डिपार्टमेंट को मिल करके और हम सबको मिल करके क्या वो बंद करवाना चाहिए या उसका विरोध करना चाहिए या नहीं? सर देखो, आप भी कहीं करते होंगे, आप विश्राम चौक से और अप टू पेट्रोल पंप चले जाइए जी, ठीक है जी, वहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटीज बहुत कम है, बहुत कम दुकानें हैं, ठीक है। अगर ऐसे रोड को भी हमने कमर्शियल किया हुआ है तो ये भ्रष्टाचार का सरासर, बिल्कुल ठीक है जी, वो भ्रष्टाचार, ठीक है जी। हमें उस रोड को, सबसे पहले तो कमर्शियल रोड है ही नहीं वो है, और अगर उन्होंने कर दिया है तो हमें देखना चाहिए कि एमसीडी ने किससे कितने पैसे लेके इसको
किया है, तो उसका संज्ञान जब आप लेंगे तो आपको अपने आप दिखाई देगा कि जो गलत चीज है वो गलत ही रहेगी। अच्छा, मैं ये मान लूं इस कैमरे के माध्यम से, इस टाइम जो लाइव चल रहा है दर्शकों के माध्यम से, कि आप अगर वो गलत, वो तो आपको भी पता वो गलत है या नहीं, कि उसका भी आप विरोध करेंगे अगर वो गलत है, तो वो तो गलत है, तो क्या वो तो दिखाई दे रहा है। देखिए, मैंने स्टार्टिंग में आपको एक बात कही थी कि पूरी दिल्ली में अगर कोई भी ठेका इलीगल है और एमसीडी ने गलत परमिशन दी हुई है उसकी, तो हम उसका विरोध करेंगे। मैं सेक्टर 5 की बात कर रहा हूँ नहीं, वो क्योंकि सेक्टर 4 में भी है, वो 4 में कोई नजदीक, तो सुनो। क्योंकि हमारे क्षेत्र में मोहल्ले आसपास में है वो बात देखो, आप आपने विधानसभा भी चेंज करा दी जी, जी। है, मैं तब भी कह रहा हूँ, मैं पूरी दिल्ली की कह रहा हूँ, अगर एमसीडी ने कहीं पे भी किसी भी ठेके को गलत तरीके से परमिशन दी हुई है तो हम उसका विरोध करेंगे। तो दर्शक कमेंट में ये दे सकते हैं और उसका विरोध कड़ा होगा, 100% होगा पूरी दिल्ली का। मैं आपको कह रहा हूँ, अगर कोई हम भी तो आपको पहले लगे- इसी का देखेंगे। आप क्यों, हमारे ये पड़ोस में पड़ता है, हम सबसे पहले इसका देखेंगे। पूरी दिल्ली बहुत बड़ी है, बाद की बात में देखेंगे, जब जनता कमेंट करेगी, पब्लिक बताएगी कहाँ पे गलत है कहानी, वो तो हमारे और आपके संज्ञान में बाद में आएगा। पहले हमारे जो नजदीक में संज्ञान में है वो यही है कि यहाँ पर स्कूल के सामने ठेका है, ठेके के साथ में मंदिर है और मंदिर के आस पड़ोस में रैश है। जैसे आप कहते हैं कि अब हम दूसरे सवाल रखें, प्लीज। पहला ठीक है यहाँ तक कि हम ठेके का विरोध होगा, और यहाँ तक मैं भी मतलब जो है सेटिस्फाई हूँ। अभी एमसीडी के अंदर वाकई बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, जैसा कि आप बताते हैं कि यहाँ पर एमसीडी मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंट बन चुका है। ये क्या गारंटी है कि आम आदमी पार्टी जब आ जाएगी तब भ्रष्टाचार नहीं होगा? क्योंकि ऐसे तो सभी बताते आए कि भ्रष्टाचार रोकेंगे, खत्म करेंगे, लेकिन आम आदमी पार्टी आ जाए तो ऐसी कौन सी गारंटी है कि भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, देखिए, या मकान इलीगल नहीं बनेंगे, अवैध नहीं बनेंगे? मैं बताता हूँ आपको। बताओ। आप देखो, आप थोड़ा सा 7 साल पहले चले जाइए, जब अरविंद केजरीवाल नाम से एक शख्सियत पैदा हुई दिल्ली में, ठीक है, उन्होंने लोग बागों को कुछ कहा, लोग बागों ने उनकी बात का विश्वास किया, उनकी 49 दिन की सरकार आई, उन्होंने वो सारे वादे जो कहते थे कि हो ही नहीं सकते तो पूरे, चाहे उसमें बिजली फ्री हो, हाफ हो, चाहे पानी फ्री हो, चाहे उसमें शिक्षा में सुधार हो, सब कुछ किया चाहे उन्होंने सिर्फ कितने दिन में कर दिया था वो सब काम? सब कुछ 49 डेज में। नहीं किया तो एक काम, बताइए। नहीं किया तो एक काम, युवाओं को रोजगार देने के लिए कोई इंडस्ट्री नहीं लगाई दिल्ली में, कोई भी एक इंडस्ट्री ऐसी नहीं लगाई। माना 200 यूनिट मुझे दे दी, 400 हाफ में भी माफ कर दिया, ठीक है, शिक्षा सुधार भी कर दिया, सब कुछ कर दिया। अब ये बिजनेस ब्लास्टर भी ले आए, वो भी बढ़िया है। दिल्ली में श्रवण कुमार भी बन गए, सबको यात्रा भी करा दी, परंतु एक भी इंडस्ट्री, एक भी कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे युवाओं को रोजगार मिल सके जो बेरोजगार बैठे हैं। देखो, सबसे पहले तो आप है ना थोड़ा सा पीछे जाओगे तो आप देखोगे हमने रोजगार के कितने ही मेले लगाए हैं, ठीक है। उनका पर्पस क्या है कि जनता को किस तरीके से हम लेके आए और उनको नौकरियां दें। हमने उनको नौकरियां दी हैं। दूसरा, कितने युवाओं को रोजगार मिला है? बता रहा हूँ ना, हमने देखो एक चीज है कि जो हमारी फाइल है वो एलजी साहब के पास जाती है, आपको पता है, ठीक है। रोजगार की हमने फाइलें भेजी, वहाँ पे वो दबा के बैठे हुए हैं। फिर क्या करें? अगर चलो सरकारी रोजगार अगर एलजी साहब नहीं चाहते कि दिल्ली की जनता को मिले, तो क्यों ना किसी प्राइवेट उसके तहत हम दिल्ली की जनता को रोजगार दें। और उसके तहत हमने सभी कंपनियों से टाई अप करके, क्या टाई अप किया कि यहाँ पे कितने वैकेंसी हैं, वो कहते हैं हमारे पास पाँच वैकेंसी हैं। कोई कंपनी कहती है कि हमारे पास 100 वैकेंसी है, मतलब इस तरह से हमने एक पूरा डाटा तैयार किया जनता के लिए। फिर मेला लगाया, सबको कहा कि भाई आप आओ और हम आपको रोजगार देंगे। उसके तहत हमने लोग उनका आपसी टाई अप कराया और उनको रोजगार दिलवाए। अच्छा, ठीक है। माना दूसरा, कितने युवा हैं जिनको दिल्ली में रोजगार मिला? 2020 में बता दो, 2019 में बता दो, कभी कभी आंकड़े मुझे बता दो। देखो, रोजगार के ना, आप, मैं ये तो नहीं कहूँगा पकोड़े तलो और रोजगार मिल गया आपको, हम उस अब इसके विरोध में क्यों जाते हैं? वो भी तो रोजगार है। मैं बता तो रहा हूँ आपको, वही तो कह रहा हूँ मैं। देखो, रोजगार क्या होता है? सरकार के द्वारा किया हुआ कोई भी कार्य जो सिरे चढ़े, और उसके लिए हमें अपनी फाइल किससे अप्रूव करानी पड़ती है? एलजी साहब से, जो कि पता नहीं क्यों हमारी चीज़ों को रोक के बैठ जाते हैं। उनको पता नहीं क्यों सीएम साहब से, अरविंद केजरीवाल से डर लगता है। सबके सब पीछे पड़े केजरीवाल के हैं। देखो, मैं एक चीज़ को मानता हूँ, आप वो स्प्रिंग है, क्या है? स्प्रिंग है, जितना दबाओगे ना उतना ही ऊपर जाएंगे, ठीक है। और फिर अभी कहाँ पे? अपनी पोजीशन नहीं, अपनी पोजीशन कभी नहीं छोड़ता। आप स्प्रिंग को दबाओ है, वो ऊपर जाएंगे, लेकिन अपनी पोजीशन फिर भी रखेगा हमेशा, लेकिन गिर जाता है। नहीं, नीचे कभी नहीं जाता स्प्रिंग, ठीक है। लेकिन उनको कितना ही दबा लो आप, और किनको?
अरविंद केजरीवाल जी केजरीवाल जी को। को। लेकिन लोग बाग ही कहते हैं आजकल, और हम सुनते हैं और हमें काफी अच्छा लगता है, वो ये कहते हैं कि 2027 में शायद वो देश के प्रधानमंत्री होंगे। वो हमें अच्छा अलग लगता चीज है। मैं तो लेकिन वो- रोजगार की बात पूछ रहा था। मैं बता तो रहा था हाँ, आपको। रोजगार रोजगार जो हमारी फाइलें हैं, हाँ। देखो आप शुरू से आ जाइए, जब हमें पूर्ण राज्य का दर्जा मिल जाएगा तो हमारे पास, मैं ये पूछ रहा था, जब से केजरीवाल जी आए, मैं जब से केजरीवाल जी आए हैं, क्या वाकई दिल्ली में कोई इंडस्ट्री लगी है या नहीं लगी है? बस हाँ, बहुत हाँ। बहुत लगी है, कोई बहुत लगी कहाँ है। लगी है आसपास में? आप बवाना में चले जाइए, हैं? बवाना में आप कितने मुरैना में कितने चले कितने जाइए। इंडस्ट्री लगी है बवाना में? अनगिनत लगी हैं। आपको आपको डाटा चाहिए दिल्ली सरकार की ओर से? देखो शायद आप पता नहीं कैसे बात कर रहे हैं। मुझे नहीं पता, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ। सरकार की तरफ से कभी भी इंडस्ट्रियां नहीं लगती ठीक हैं। है, अप्रूवल मिली है। सरकार ने एक पॉलिसी बनाती है और उस पॉलिसी के तहत वो सारी इंडस्ट्रियां लगती हैं। और आप पूरे दिल्ली में देख लीजिए कितनी नई नई इंडस्ट्रियां लगती रहती हैं। ठीक है, चलो इंडस्ट्री भी एक बार हम देख लेंगे कि कहाँ पे बवाना में, नरेला में लगे। बात करते हैं तीसरे सवाल की, और लास्ट सवाल की, वीडियो लंबा ना हो जाए ताकि। अभी हाल ही में मैं जब भी किसी चौराहे पे जाता हूँ तो लगभग 3 से 4 वॉलंटियर मुझे खड़े हुए नजर आते हैं। वो केजरीवाल जी का एक हंसता हुआ चेहरा होता है उसके ऊपर, और लिखा होता है युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध। आपने भी देखा होगा इस तरह से। जी बिल्कुल। मुझे लगता है शायद ये दिल्ली सरकार की कोई पॉलिसी होगी जिसमें वो प्रदूषण खत्म करना चाहते हैं। जी जी। फिर भी दिल्ली में प्रदूषण खत्म नहीं होता। देखो सबसे ज्यादा प्रदूषण दिल्ली का मानने में आता है, क्यों? दिल्ली के जो पॉल्यूशन है उसके अलग अलग फैक्टर हैं। सबसे बड़ा फैक्टर आप किसे मानते हो कि जिसमें सबसे बड़ा ये रीजन है कि जिसमें दिल्ली का पोल्यूशन इसलिए होता है? क्या है वो सबसे बड़ा रीजन? क्या है? देखो कहीं ना कहीं जो गाड़ियों का पोल्यूशन है ना, वो सबसे ज्यादा मैटर करता है दिल्ली में। दिल्ली में जैसे पेट्रोल की गाड़ी मान ले हम, या कोई और गाड़ी? नहीं, डीजल की उससे भी ज़्यादा होता है। तो गाड़ियों से एक अच्छा खासा पोल्यूशन का लेवल बढ़ता है। हम एक चीज़ कहते हैं कि जब आप अपना इंजन ऑफ कर दोगे तो पोल्यूशन बंद हो जाएगा। मैं तो कहता हूँ इंजन ऑफ क्यों करवाते हो आप? पेट्रोल की और डीजल की गाड़ियां ही बंद करा दो, इलेक्ट्रॉनिक वाहन चलाओ। ये तो आपने बहुत ही मतलब ये मैं तो ये कहता हूँ, आपने शायद मेरे मुंह में, मेरे मुंह से जो आपने कह दी। केजरीवाल जी हमारी ये प्रायोरिटी है। ठीक है। आप देखोगे अभी हमारे पास है ना, हमने जो बसें हैं वो भी हम इलेक्ट्रॉनिक बसें लेके आए हैं। ठीक है जी। और इसके कई वो है चरण है, चरणबद्ध तरीके से आप देखोगे लगातार हमारे पास इस तरह की पॉलिसी आएंगी। और आप एक चीज मान लेना, जब किसी चीज का अति हो जाती है ना तो उसका अंत जरूर होता है। मैं एक चीज और बता दूं इस चैनल के माध्यम से, कैमरे के माध्यम से, कि ये सरकारें पॉलिसियां लाती रहेंगी, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल आता है तो जितने ये नेता और मंत्री है ना, सबसे पहले इनको इस्तेमाल करना चाहिए, पब्लिक के ऊपर बाद में थोपना चाहिए। नहीं, थोपने वाली चीज नहीं है, तो पब्लिक के लिए बाद में लानी चाहिए, पहले वो खुद इस्तेमाल करें उसका। हाँ, ये भी बजाय कि पब्लिक को तो दे दिया और खुद इस्तेमाल ना करो, वो गलत है। सबसे पहले खुद इस्तेमाल करें। वैसे अब मैं कह दूं कि भाई अब वैक्सीन जब आई थी तो सभी ने कहा कि वैक्सीन लगवाओ, सबने लगवानी भी शुरू कर दी थी। और हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने, आपको तो पूरा नाम पता भी है, बहुत को तो नाम ही नहीं पता होता पूरा। कोई नहीं, देश के हमारे प्रधानमंत्री हैं, और जो देश का जो भी प्रधानमंत्री होगा वो रिस्पेक्टेड होता है। हम कभी भी ऐसी लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो उन्होंने आपने देखा कितने दिनों बाद जाके वैक्सीन लगवाई थी। तो कोई बात नहीं है, हम इस मुद्दे को, अच्छा ये गलत है ये सही है? मैं तो ये पूछूं, अगर कोई भी सरकार कोई नीति बनाती है या कोई पॉलिसी नहीं लाती तो उसका पहले इस्तेमाल खुद करे, बाद में जनता को सौंपे, या पहले जनता को सौंपते बाद में खुद इस्तेमाल करे? पहले कोई दोनों ही तरीके से आप कर सकते हो। कोई अच्छी चीज आए वो किस तरीके से आए, बस फोकस उस पे होना चाहिए। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन पॉल्यूशन है आज के दिन में। खत्म कर डालो। अगर उसको हम खत्म करने की तरफ अग्रसर हो रहे हैं तो चाहे जनता पहले ले ले या नेता पहले ले ले, उसमें कोई मैं तो ये कहूंगा जितने भी ये नेता और मंत्री हैं सबसे पहले ये इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पे चलें, पब्लिक को बाद में सौंपना लेकिन अच्छी चीज है, लेकिन सबसे पहले नेता और ये मंत्री इस्तेमाल करना शुरू कर दें, उस दिन जनता भी शुरू कर देगी। और ये इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल ही शुरू कर दो, पेट्रोल की बंद कर दो, डीजल की गाड़ियां बंद कर दो, अपने आप ही क्या नाम है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल आ जाएंगे। देखो सबसे बड़ा पोल्यूशन का जो मतलब आपका स्रोत है वही जब बंद हो जाएगा तो पोल्यूशन होना ही नहीं है। फिर देखो पोल्यूशन को तो कम करना ही करना है, ठीक है। क्यों, किसी चीज की अति होती है ना तो उसको खत्म करना मैंडेटरी है। दिल्ली सरकार का काम है और उसके ऊपर ये आरोप लगता जा रहा है, ये जायज आरोप है, क्योंकि वो दिल्ली सरकार खत्म नहीं कर पा रही। मतलब पेट्रोल पोल्यूशन को कितने ही वो योजनाएं बना ले, लेकिन पोल्यूशन खत्म नहीं हो रहा अभी भी। देखिए मैं आपको देखो कई चीजें हैं। जैसे जब पराली जलती है
है, वो एक फैक्टर। पराली के ऊपर मैं बात करूंगा। ये मानते हो ना कि दिल्ली सरकार कई तरह के यत्न कर चुकी है पोल्यूशन खत्म करने के लिए, लेकिन पोल्यूशन के ऊपर वो अभी भी विफल रही है कहीं ना कहीं पोल्यूशन को खत्म करने में, उसका स्तर गिराने में। स्तर दिन पे दिन बढ़ता गया, मानते हैं या नहीं? नहीं नहीं नहीं, देखिए आप नवंबर, आप तो 2020 का नवंबर देख लीजिए। आप अभी भी आंकड़े खोल लो दिल्ली सरकार के पोल्यूशन के, अभी भी खोल लो दिल्ली सरकार के दिल्ली के अंदर पोल्यूशन के आंकड़े। मैं बता, देखो आप है ना, अगर कोई चीज करोगे, कंपेयर कर रहे ना अदर स्टेटों से, दिल्ली का अभी भी ऑनलाइन चेक कर लो। क्या क्या कह रहे हो? मैं कह रहा हूँ अगर आप अभी भी ऑनलाइन चेक करेंगे अदर स्टेट से कंपेयर करेंगे दिल्ली को, तो पोल्यूशन का स्तर उनसे ऊंचा है। मैं आपको कुछ कह रहा था, आपने क्वेश्चन को बदल दिया। मैं ये कह रहा हूँ कि दिल्ली सरकार है ना, जो कोशिशें हैं वो लगातार कर रही है। जैसे आपने देखा होगा, एक बायो वो बनाया था, लिक्विड बनाया था दिल्ली सरकार ने, और सबको ये कहा था कि हम फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। लेकिन जो हरियाणा, यूपी, पंजाब, ये जो स्टेट्स हैं जो पराली जलाती हैं, वो उसको लेके नहीं जा रहे हैं। वो उनको कह ही नहीं रहे हैं कि भाई आप पराली वापस चली जाए। नहीं, पराली नहीं जाएगी। पराली देखो, अरे अगर उसका आप छिड़काव करोगे ना, तो वो जो पराली जलती है वो पराली आपके खाद के रूप में हो। और जब पराली जलती है ना, तो मैं क्योंकि मेरा बचपन है वो किसान के घर में रहा है, मैं किसान का बेटा हूँ, तो मैंने देखा है कि जब हम जलाते हैं ना, तो उसके नीचे बहुत से ऐसे वो होते हैं कि जिसके जलने से, पराली जलने से उसकी उर्वरकता बिल्कुल खत्म हो जाती है मिट्टी की। नेताजी, ये जो पराली जलने की बात है, ये मैं भी अक्सर देखता रहा हूँ कि लगभग हम ये पिछले 5-10 सालों से सुन रहे हैं, पराली जल रही है, पहले पराली जल रही है। पहले क्यों नहीं सुनने में आता था ये? देखो, पराली जलना एक कारण है। नहीं, ये पहले नहीं जलती थी क्या? नहीं, पहले भी जलती होगी। फिर धुआं नहीं आता था दिल्ली में? नहीं आता था पहले। बॉर्डर लगा रखा था आप लोगों ने कि पहले वहीं रुक जाता वो, अब दिल्ली में आने लगे, वो बॉर्डर हटा दिया आपने। देखो, पिछले है ना, अब जैसे जिस तरीके से दिल्ली पे लोड पड़ता जा रहा है, आप देखोगे दिल्ली की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। नहीं, मैं पराली की बात कर रहा हूँ। मैं पराली का धुआं पॉपुलेशन से तो है ही नहीं कर, पराली वहां जली। पराली तो 10 साल पहले वो धुआं कहाँ जाता था? मैं बता रहा हूँ, ये यहीं आता था। बट और सारे फैक्ट्स मिलके ना, अब ये गैस का चैम्बर के संज्ञान दिया कोर्ट ने कि भाई यहाँ पे ज्यादा पोल्यूशन और है। मतलब तो हम ये मान लें कि 10 साल से अब पता लगने लगा है कि यहाँ पर पराली का धुआं है, लेकिन पहले होता था, लेकिन महसूस नहीं होता था। नहीं, महसूस तो पहले भी होता था, लेकिन ऐसा नहीं है। देखो, आपका हमें ऐसा कभी अंधेरा और आंखों के आगे धुआं नहीं आता था कि हमारी आंखें जल जाएं दिवाली पे। 10 साल से ही आ रहा है। आपका चैनल 10 साल पहले था, मेरा चैनल पहले, लेकिन मेरा मैं बता रहा हूँ, था शायद लेकिन इतने मजबूती से नहीं था, हमें तो पता नहीं था। लेकिन आज आपकी तमाम चैनल तो थे दिल्ली में, हम भी रह रहे थे। चैनल की बात नहीं कर रहा, मैं कुछ और कह रहा था। इस बात को आपस में मिक्स कर रहा था कि चीजें है ना, जैसे जैसे आती हैं, जो उनका फैक्ट्स बनते चले जाते हैं, उनके माध्यम से ही पता चलता है। जैसे आपका चैनल इतना एक्टिव हो गया, एक्टिव है, आप ये मानते हो एक्टिव है? मैं तो शायद मैंने जब स्टार्ट किया था इंटरव्यू तभी बोला था, और मैं आपके बधाई भी दी थी। तो जब इस तरह की चीजें, आप छोटी छोटी चीजें जनता के बीच में लेके जाओगे, मैंने जब कहा कि हम ये जो अपना मीडिया है, ये तीसरा स्तंभ है। मैं तो चौथा ही कहूंगा, लोकतंत्र। मैंने तीसरा क्यों कहा था? तीसरा इसीलिए कहा था कि आज का जो मीडिया है ना, वो इतना एक्टिव है, बशर्ते कि वो सिर्फ पॉजिटिव साइंस में उसमें चले, दिशा में चले। कुछ चैनल ऐसे हो गए हैं कि जो नेगेटिव जाने लग गए, वो देश के हित में नहीं है। आप खुली बात करो, अच्छी बात करो, तीखी बात करो, कड़वी और मीठी नहीं कर रहे हैं, तीखी बात करो, उससे हमेशा जनता का फायदा ही होगा। अब पोल्यूशन के ऊपर तीसरी बात थी, वो तो खत्म हो जाएगी। पोल्यूशन का बताएं, पोल्यूशन खत्म क्यों नहीं हो रहा? पोल्यूशन क्यों हम परेशान हो रहे हैं दिल्ली वासी? पोल्यूशन के अब ये 5-10 साल से पराली जल रही है, धुआं आ रहा है, पहले हमें कभी ये देखने और सुनने में नहीं आता था। आप कह रहे हो सकता है 10 साल पहले भी रहो, लेकिन कभी हम दिल्ली वासियों ने इस चीज का इतना सामना नहीं करा जो अब करना पड़ रहा है। देखिए, सीएम साहब और गोपाल राय जी, जो हमारे पर्यावरण मंत्री हैं, उन्होंने एक ध्येय बनाया हुआ है कि आने वाले 4-5 साल में हम दिल्ली को ग्रीन दिल्ली बना देंगे। ठीक है जी। अब आप कह सकते हो कि कर देंगे वाली बात, लेकिन कोई ना कोई प्लानिंग तो आपको करनी पड़ेगी। जब आप स्टार्टिंग में आए थे तो आपको अच्छे स्कूल बनाने थे, जब आप स्टार्टिंग में आए तो आपको अच्छे हॉस्पिटल बनाने थे, आपको जनता को जो आज भी इस हॉस्पिटल में लंबी लाइन लगती है दिल्ली सरकार के अम्बेडकर में। सुबह आप चले जाओ, 1.5-2 घंटे से पहले नंबर नहीं आता। कौन सा अच्छा स्कूल? ये सब ठीक है, आप सुनो, नहीं, आप सुधार हुआ है, परंतु आज भी आपने ये कहा
कि लंबी लाइनें लगती है। हाँ। मैं तो इसको अच्छी बात मानता हूँ ना, लंबी लाइन कहाँ लगे। ऐसी सुविधा करवाओ ना, ऐसी सुविधा कराओ ना नेताजी, ताकि उस मरीज को 2 घंटे तक इंतजार करके उसको दवाई के लिए इंतजार ना करना पड़े, पर्ची के लिए इंतजार ना करे। मानो देखो ये कहने मेरी बात नेताजी, आप ये कहोगे ना लाइन जहाँ लगती है वो तो अच्छी बात है, जरूर वो तो ठेके पे भी लगती है, लेकिन कहीं ना कहीं वो गलत है कि अगर वहां पर किसी भी मरीज को 2 घंटे तक 2.5 घंटे तक इंतजार में खड़े रहना पड़ रहा है और भगवान ने अगर कल को उसकी मौत वहीं खड़े खड़े तो उसको दिल्ली सरकार जिम्मेदारी नहीं लेगी। देखिए मैं आपको कह रहा हूँ, अगर लंबी जो लाइनें हैं ना, लंबी लाइनों को छोटी करने के लिए हमने मोहल्ला क्लिनिक जगह जगह खोले ना। आप सेक्टर 5 में रहिए, आप सेक्टर 5 में जैसे आपने ठेका बताया उसी तरीके से और बेहतर होता कि आप उसके साथ साथ ये भी बताते कि दिल्ली सरकार ने यहाँ 2 मोहल्ला क्लिनिक दिए हुए हैं। दिए, बिल्कुल दिए, मैं बता रहा हूँ। मैंने सबसे पहले कहा था कि जो दिल्ली सरकार ने मोहल्ला क्लिनिक बनाए वो वाकई अच्छे बनाए, लेकिन उनका पर्पस यही था कि मोहल्ले का बंदा वहीं जो छोटी बीमारियां हैं वो मोहल्ला क्लिनिक में ठीक हो जाए। उसके बावजूद भी इस चीज को नकारा नहीं जा सकता कि आज भी अंबेडकर हॉस्पिटल में 2-2 घंटे की लाइन लगती है। ये सच्चाई है। मैं आपको आप इस चीज से सहमत हो या नहीं हो? मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ, जो 70 साल का कीचड़ है जी, जो लंबा तगड़ा जो 70 साल से कीचड़ है उसको साफ करने में समय लगेगा ना। मैं पता है क्या आवाज इस तरह से उठाता रहूंगा राणा जी, नेताजी, पता है क्या, मैं जो चीज दिल्ली सरकार ने अच्छी की है, जो केंद्र सरकार ने अच्छी की है, जो अन्य पार्टियों ने अच्छी की है वो भी बता रहा हूं, लेकिन जो हमारे समाज में वाकई अभी भी जो कमी रह गई है, अगर उनको उजागर नहीं करेंगे तो उसके ऊपर सरकार का ध्यान कैसे जाएगा, नेताजी लोगों का ध्यान कैसे जाएगा। इसलिए मैं बता रहा हूं मोहल्ला क्लिनिक बनाए, अच्छे बनाए, लेकिन इस चीज को मानते हैं कि आज भी अंबेडकर हॉस्पिटल में किसी भी मरीज को दवाई लेनी हो, पर्ची बनानी हो तो उसमें 1.5 2-2 घंटे की लंबी लाइन का सामना करना पड़ता है। मानते हैं, या तो मैं कहूं मैं राणा की रेफरेंस से आया हूं, ये मेरा उनका कार्ड है तो मेरा काम तो पहले हो जाएगा, मेरे को विधायक जी ने भेजा तो मेरा काम पहले हो जाएगा, लेकिन आम जनता की मैं बात करूं तो आज भी लंबी लाइन वहां पर ज्यों की त्यों है। देखिए पहली बात तो आपकी पार्टी का है ना, जो हमारे जो पार्टी का नाम है आम आदमी पार्टी, और आम आदमी पार्टी का मतलब है पहले हम काम किसका करते हैं, आम आदमी का काम करते हैं। ठीक है, आम आदमी लंबी लाइन में खड़ा उसी के समाधान के लिए आप शायद अंबेडकर के पहले गेट से गए हो, आप थोड़ा सा उसके बैक साइड में जाके देखो। बैक साइड से तो सबके काम हो जाते हैं, बैक साइड से तो सबके काम हो जाते हैं, डायरेक्ट की बात देखो आपका जो बैक साइड है वो हो सकता है कोई और हो, मेरा कोई बैक साइड कुछ और है। मेरा बैक साइड ये है कि मेरे हॉस्पिटल के पीछे, अंबेडकर के पीछे एक नई बिल्डिंग बन रही है इसमें अंबेडकर में, वो इसीलिए है कि जो लंबी लाइनें हैं उनको हम किस तरीके से छोटा करें। आप शायद एक बार वहाँ का दौरा करो, आप देखोगे ऑक्सीजन कितनी प्रॉब्लम आई थी, हमने वहाँ पे सब कुछ हम गया था जिस टाइम आप लोगों ने ऑक्सीजन का उद्घाटन करा था विधायक जी ने, मैं था, आपको याद हो तो मैं आपके साथ था। जी। मैं तो ये पूछ रहा हूँ, ये जो लंबी लाइनें अभी भी हैं, इसको समाधान के लिए कुछ ऐसा उपाय निकालो। मैं ये कहना चाह रहा हूँ ऐसा कुछ उपाय निकालो अंबेडकर हॉस्पिटल में भी, क्योंकि ये बड़ा पुराना हॉस्पिटल है और जनता का विश्वास है दिल्ली सरकारी अस्पताल जो है वो वाकई अच्छे हैं, उसके ऊपर काम होता है। क्योंकि केजरीवाल जी बड़ी चीजें कहते हैं कि हमने स्वास्थ्य का सुधार किया और किया भी है मोहल्ला क्लिनिक बना करके, लेकिन अगर केजरीवाल जी भी इस खबर को देख रहे हैं और जनता देख रही है तो जनता को पता है कि हमारे हॉस्पिटल नजदीक में जो बाबा साहब अंबेडकर हॉस्पिटल है इसमें वाकई कितनी लंबी लाइन लगती है। कोई बोले आवाज उठाए ना उठाए, लेकिन मैं वो जरूर उठाऊंगा और दिखाई आपको भी देता है नेताजी उस चीज के विषय में। सुधार कुछ ऐसा करो ताकि वो भीड़ कम हो और वहां पे सुविधा लोगों को मिल सके, जैसे मोहल्ला क्लिनिक बनाए ना, कुछ ऐसे सुधार वहां भी कर दो। देखिए सॉरी, आपने कहा कि अंबेडकर हॉस्पिटल जो आज है उसका पहले सिर्फ 30% था। बिल्कुल, विधायक श्री महेंद्र गोयल जी जैसे विधायक बने उन्होंने सबसे पहले इसको मेडिकल कॉलेज का दर्जा दिलवाया। ठीक है जी, उसके बाद लगातार पीछे बिल्डिंग बन रही है, तो उसका पर्पज ही ये है कि जो लंबी लाइनें हैं वो कैसे कम हो। और केजरीवाल जी हो या अपने महेंद्र गोयल जी हो, वो एक ही बात कहते हैं क्या कि जनता के जो सपने लिए हो सपने पूरे करो, और जब सपने पूरे हो जाए तो उनको और सपने लेने दो। नेताजी आज भी कितनी भी नीतियां आप लोगों ने बना दी पोल्यूशन के ऊपर दिल्ली सरकार ने, मैं दिल्ली सरकार की बात नहीं कर रहा, या कितनी भी सरकारों ने बनाई लेकिन सब विफल रही। दिल्ली सरकार ने नीतियां बनाई, अभी तक वहां पर भी हम सक्सेस नहीं हो पाए। आप लोगों ने कितनी भी नीतियां बना ली कि अंबेडकर हॉस्पिटल में भीड़ ना हो, अभी तक वो भी सक्सेस नहीं हो पाए। तो ऐसा कुछ करो ना ताकि ये देखो आम आदमी की परेशानी में भी हो सकता है, कल को अंबेडकर में जाता हूँ तो मेरे को भी बड़े 1.5-2 घंटे का सामना करना, कुछ ऐसा करना चाहिए आप लोगों को कि अंबेडकर में जाके कुछ ऐसा सोचें, कुछ ऐसा प्लान बनाएं ताकि वो लाइन कम हो सके। अभी भी नीतियों के ऊपर ना पूरी तरह से हम विफल ही हैं आज की डेट की अगर बात करें तो।
देखिए ये तो कहना गलत है कि हम वहाँ पे विफल हैं। हम ये कह सकते हैं कि हमें सुधार और करना चाहिए और करना चाहिए। देखिए मैंने आपको क्या कहा कि हमारी एक ही सोच है कि जनता के जो सपने हम उनको पूरा करें और उनको इतनी लिबर्टी दें कि वो और सपने देखें और हमको और पूरा करें। ये लाइनें खत्म करवा दो, ये लाइनें खत्म करवा दो। यहाँ पे हॉस्पिटल की एक टाइम स्कूल में लग जाएगी ना लाइन, वो चल जाएगा, लेकिन हॉस्पिटल में जो लगी हुई लाइन है वो कहीं ना कहीं मरीज। आपको ये लगता है क्या कि कभी भी जीवन में जो जरूरतें होती है ना वो नई नई बढ़ती रहती हैं। अब छोटा सा एग्जांपल है, कोरोना नाम की जो बीमारी आई, और ये दिल्ली सरकार जब नहीं भी थी तब से मैं देख रहा हूँ हॉस्पिटल में लाइनें लग रही हैं। मतलब ये नहीं कि सिर्फ दिल्ली सरकार ने लगा दी, दिल्ली, समझ रहे हो ना मेरी बात को? मैं ये नहीं कह रहा, मैं सिर्फ आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपके चैनल के माध्यम से लोग बागों को बताना चाह रहा हूँ कि अंबेडकर हॉस्पिटल पहले सिर्फ एक साधारण छोटा हॉस्पिटल था। महेंद्र गोयल जी के आने के बाद, अरविंद केजरीवाल जी के सीएम बनने के बाद ये मेडिकल कॉलेज बना। मेडिकल कॉलेज बनने के बाद इसकी जितनी बिल्डिंग पहले थी उतनी ही बिल्डिंग पीछे और बन रही है। ये इसीलिए है ना कि हम नए हमारी सोच में आते हैं कि आज से 5 साल बाद फिर क्या समस्या आएगी, उसको हम किस तरीके से पूरा करें। उसी का एक पार्ट है ये चलता रहेगा। विकास हमेशा दिल्ली सरकार का आप एक चीज़ देखो, पूरे हिंदुस्तान में एक सीएम ऐसे हैं जो ये कहते हैं अगर मैंने काम किया है तो मुझे वोट देना, अगर मैंने काम नहीं किया तो वोट मत देना। ये कितनी बड़ी बात है। कोई नहीं कहता बात क्या करेंगे, हम धर्म की बात करेंगे, बात हम क्या करेंगे, जाति की बात करेंगे। इन चीजों से निकालने के लिए कुछ ठीक है। बस मैं तो ये कह रहा हूँ जो जनता की परेशानी का जो सबसे बड़ा इस समय जनता सामना कर रही है, पहला तो ये दारू के नजदीक के जो ठेके, दूसरा ये पर्सनली भी मैं आपको बता रहा हूँ और कैमरे के माध्यम से बता रहा हूँ क्योंकि जनता की समस्या है, मेरी अकेले की नहीं है, आपकी भी है, जनता की भी है। पहला तो ये नजदीक में खुले हुए दारू के ठेके, दूसरा स्वास्थ्य के लिए बात करें तो अगर ये अंबेडकर हॉस्पिटल जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल नजदीक में यही है, और चाहे ये भी ले लो सुल्तानपुरी में जो कौन सा नाम है उसका, वो संजय गांधी, उसमें भी ऐसी भीड़ है। मतलब ये भीड़ के ऊपर थोड़ा सा दिल्ली सरकार को इस समय विशेष ध्यान देना चाहिए ताकि स्वास्थ्य के अंदर भी जो है सुधार बड़ी आसानी से उनको जो है सेवा मिल सके। देखिए मैंने आपको फिर पहले भी बताया था, फिर बता देता हूँ। ठीक कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? देखो बात ठीक और गलत की नहीं होती है, बात ये होती है कि दिल्ली सरकार ने जितने काम किए हैं उससे पहले मान लिया 70 साल में भी उतने काम नहीं हुए। मान लिया मैं तो मान रहा हूँ। का कीचड़ है उसको साफ करना थोड़ा समय भी लग जाता है और लगातार मैंने जैसे बताया हर एक हॉस्पिटल का इतना इंप्रूवमेंट हुआ। आपने दिल्ली में पॉल्यूशन की बात की, भारत का पहला स्मोक टावर लगा दिल्ली में, लगा ना, इतना बड़ा टावर लगा है वहां पे। सिर्फ होता क्या है, एक सोच है, आदरणीय श्री अरविंद केजरीवाल जी की एक सोच है। उनको ये पता है कि हमारे बच्चे स्वस्थ होने चाहिए, हमारे बच्चे पढ़े लिखे होने चाहिए। इसीलिए तो कह रहा हूं उस दिल्ली को स्वस्थ करने के लिए थोड़ा सा लाइनों के ऊपर एक विशेष ध्यान दिलवा दो। देखिए बाकी सरकारें इन्वेस्टमेंट किसी और चीज को कहती हैं, विकास किसी और चीज को कहती हैं। हम विकास कहते हैं कि हमारे बच्चे पढ़े लिखे हों, हम उनकी शिक्षा में पैसे लगाएं, उनके स्वास्थ्य में पैसे लगाएं और एक ऐसा पढ़ा लिखा बच्चा हम समाज को दें जो खुद जॉब क्रिएट करे। और मुझे पूरा भरोसा है नेताजी, अगर आप अपनी बात को विधायक जी तक और विधायक जी आगे तक रखेंगे तो इस स्कूल हॉस्पिटल का सुधार हो जाएगा। जो हमारे मोहल्ले में ना 2-2 घंटे की लाइन है, ये सुधार हो जाएगा, मुझे पूरा विश्वास है इतना। तो देखो मैं ये कहता हूँ कि सुधार पहले बहुत हुआ है और हमेशा कोई ना कोई गुंजाइश रहती है काम करने की। हम उसको और अच्छा करने की कोशिश करेंगे, जैसा कि हमारी हमेशा यही सोच रहती है। गंभीर समस्या है इस समय यहाँ पर, ये एक मतलब हम इसको नजरअंदाज और छोटे में नहीं ले सकते। ये इस समय गंभीर समस्या यहाँ की जो 2 घंटे लाइन में लगना पड़ रहा है। मतलब ये हम ये नहीं कह सकते कि ये भी रह गया तो चलो, मतलब ये एक बहुत गंभीर वाकई विशेष है क्योंकि कोई भी मरीज अगर 2 घंटे तक खड़ा है तो वो जायज नहीं है, नाजायज है। इसके ऊपर भी मैं उम्मीद करूंगा कि आप बात रखेंगे और इसका सुधार करने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। इसके लिए हमने RKS रोगी कल्याण समिति बनाई है। वहाँ पे किसी को कोई भी किसी तरीके की समस्या हो, कोई दवाई ना मिले, उसकी जिम्मेदारी समिति के अध्यक्ष को भी मालूम है कि यहाँ पर लाइनें लगती हैं। समिति के जितने भी लाइन की नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, लाइन तो जब आदमी देखो अगर विंडो खुलने का कोई टाइम होगा, ठीक है, बंद होने का कोई टाइम होगा, ठीक है, अगर उसके से पहले कोई आके अब मेरा ऑफिस है, मेरे ऑफिस के यहाँ पे आधार कार्ड, आप समझो जी मैं समझ गया आपकी बात का। आप कहोगे उससे पहले खड़े हो जाते हैं, उसके बाद आ जाते हैं, लेकिन फिर भी ये जनता है जिसको दिल्ली सरकार के अस्पतालों पे विश्वास है क्योंकि दिल्ली सरकार के नेताजी केजरीवाल जी महोदय जी कहते हैं कि हमने सुधार किया है, इसलिए जनता कहते हैं कि हम वहीं जाएंगे इलाज कराने। और जब वहां पे जाते हैं तो उनको लंबी लाइनों का सामना ना करना पड़े, कुछ ऐसा काम कर दो।
आप कह रहे हो कि सीएम साहब ने कहा, आप नहीं मानते काम हुआ है? मैं भी मानता हूँ, मैं तो खुद ही कह रहा हूँ। मैंने आप कह मेरे को रहे एक बात हो, बताओ, मेरे को एक बात बताओ, मैंने तो मैं खुद ही आपकी बात ही को सेकंड कर रहा हूँ। मैं तो माना है, मैं कब मना कर रहा हूँ? मैं भी यही कह रहा हूँ कि सब मानते हैं कि काम हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं लोग वालों को सपने हमेशा बढ़ते जाते हैं और हम उनका सम्मान करते हैं और हम ये चाहते हैं कि वो और समस्या पे सपने, ध्यान दे दो बस। समस्याएं जो भी है जहां भी ये है जो पूरी लाइनें लगी दिल्ली हुई हैं में, ना, ये जो लाइनें लगी हुई हैं, हम हर एक समस्या पे हमारा ध्यान है। हम आदरणीय विधायक श्री महेंद्र गोयल जी के तहत भी काम करते रहते हैं और अरविंद केजरीवाल जी जो लगातार हमारे हर एक चीज पे मॉनिटरिंग करते हैं, उनके तहत भी हम हर एक चीज पे थोड़ा सा आश्वासन जनता को दे दो, अपने रोहिणी की जनता को दे दो। आज के रोहिणी के नहीं बच्चे दूर दूर से आते हैं स्कूल हॉस्पिटल में तो इलाज कराने, कि इन लोगों को थोड़ी तसल्ली हो जाए कि हाँ कम से कम नेताजी ने कहा है तो काम हमारा होगा। अब 2 साल लंबी लंबी लाइन होते हैं, इसके ऊपर भी दिल्ली सरकार थोड़ा और विशेष ध्यान देगी। देखिए, दिल्ली सरकार ने हमेशा काम किया है और आपको हमेशा लिबर्टी दी है कि आप अच्छे से अच्छे स्वास्थ्य सेवाओं के लिए हर एक हॉस्पिटल में आए, दिल्ली के हॉस्पिटलों में आए। पहले तो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि कोई भी आदमी हॉस्पिटल में बीमार होके ना आए, वो उनका भगवान स्वास्थ्य का और ध्यान रखें और आप हमेशा स्वस्थ रहें। लेकिन फिर भी अगर किसी कारण से आपको हॉस्पिटल आना होगा तो हम जैसा लगातार इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, हम आगे और भी इम्प्रूवमेंट इसी तरीके से करते रहेंगे। मैं विशेष उम्मीद करूंगा नेताजी आपसे, खासकर कि जो नजदीक में आपके अंबेडकर है, इसका सुधार तो आप कम से कम करवा दें लंबी लाइनों का। और रही बात उसकी, तो मैं इसके लिए एक बार राखी बिडलान जी वहां पर हैं, मौसम में मिल लूंगा उनसे। लेकिन इस स्कूल की बात करूं तो मैं आपसे पर्सनल जो है विनती कर रहा हूं कि प्रयास करें ताकि कोशिश हो ऐसे कि वहां पर लंबी लाइनों का सामना जनता को ना करना पड़े। इसके लिए अब लगातार मैं कह रहा हूँ ना, हमने मोहल्ला क्लिनिक दिल्ली में कितने मोहल्ला क्लिनिक किए हैं, इसीलिए किए हैं कि वहाँ लंबी लाइनें कम हो जाए। वहाँ पे जो सुविधाएं आप देखो, पहले आप जैसे हॉस्पिटल जाते थे कहीं पीक लगी रहती थी, कहीं कुछ लगी रहती थी, उसकी साफ सफाई देखो, उसमें जो डॉक्टरों की साफ सफाई नहीं है आज भी, नहीं आज भी। आप जिस दिन चाहें, जिस दिन भी चाहेंगे ना, मैं आपके साथ चलूंगा है। और जो भी कमी होगी, हम जैसे आपका जो स्टाइल है ना कड़वे वचन, मैं उसको तीखे वचन कहता हूँ आजकल है, तो तीखे सवालों के माध्यम से मैं अंबेडकर हॉस्पिटल में खड़े होकर भी हर एक चीज का वाकई मेरे को अच्छा लगेगा अगर नेताजी साथ चलेंगे और वहां पर अगर कोई गंदगी और बुराई नहीं मिलती है तो भी हम उसको दिखाएंगे, और मिलती है तो नेताजी उसको सुधार करेंगे। जी जी ठीक है ना जी। अंत में, अब अगर आप यहाँ पर निगम पार्षद बन जाते हैं, अगर आप यहाँ पर निगम पार्षद बन जाते हैं तो ऐसे कौन से काम करवाएंगे वार्ड 25 में जो पक्का होंगे ही होंगे, जिनसे यहाँ की जनता परेशान है? देखिए, निगम पार्षद के कुछ एक सूचीबद्ध तरीके से लिस्टेड है कि निगम पार्षद ये काम करा सकते हैं। दिल्ली सरकार के अवैध निर्माण करवा सकते हैं, पैसे खा सकते हैं। देखिए, मैं ये आश्वासन आपको देता हूँ कि हमारे यहाँ से जो भी निगम पार्षद बनेगा, वार्ड 25 की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ से मैं इस वार्ड को एक रोल मॉडल जिसे कहते हैं ना, पूरी दिल्ली में आप देखेंगे कि सबसे अच्छा वार्ड 25 होगा। वार्ड 25 सबसे अच्छा बनना जा रहा है जी, मान लेना, बिल्कुल 100%। पूरी दिल्ली में जो सबसे अच्छा वार्ड होगा ना, वो वार्ड 25 होगा। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी को कहना चाहता हूँ कि हम यहाँ पे जो लगातार मेरे ख्याल में 30 लगातार का स्टार्टिंग से ही वार्ड 25 के तो हो गए बल्ले बल्ले, है ना? नहीं, वार्ड देखो, मैं रिठाला विधानसभा अध्यक्ष हूँ और मैं वार्ड 25 में रहता हूँ, तो मेरी सबसे ज़्यादा जो जिम्मेदारी है वो वार्ड 25 के तहत है, फिर मेरे अपने विधानसभा के तहत है, फिर मेरी अपने जोन के तहत है, फिर मेरी पूरी दिल्ली के तहत है। तो सबसे पहले मेरी जो जिम्मेदारी बनती है वो वार्ड 25 की बनती है। और मैं ये कमिटमेंट करता हूँ, ये वादा करता हूँ कि वार्ड 25 में जब आम आदमी पार्टी का निगम पार्षद होगा तो वार्ड 25 पूरी दिल्ली में सर्वश्रेष्ठ जिसे कहते हैं वो वार्ड होगा। अच्छा, ये जो अवैध निर्माण होते हैं ये होंगे या नहीं होंगे? तब ये बिल्कुल नहीं होंगे। ये मैं आपको, उन्होंने कौन सा गुनाह कर दिया? अगर कोई 1-2% बचे भी हैं तो उन्होंने कौन सा गुनाह कर दिया जो उनको नहीं बनने दोगे? देखो आप है ना, मैं आपको स्टार्टिंग से एक ही बात कहता हूँ कि हम बात करते हैं संविधान के तहत। जो भी काम हम करेंगे वो संविधान के तहत करेंगे, और जो भी जनता की ज़रूरतों के हिसाब से। अगर कोई ये लगता है कि जैसे आप कह रहे हैं कि जो इलीगल, तो मेरे पड़ोस वाले ने बना लिया, मैं बताता हूँ आपको। हाँ। आप कहते हो कि एक इलीगल कंस्ट्रक्शन है, हाँ। हम उसी चीज को जो इलीगल तरीके से करते हैं, ठीक है, मैं ये जरूर कहूंगा कि जो हमारे यहाँ के परिवारों की रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार जो भी अमेंडमेंट करना होगा है, हम कानून के तहत उसमें अमेंडमेंट करेंगे और जनता को सारी की सारी सुविधाएं जनता को सीधा सीधे देंगे। जो ये कह रहे हो कि आप लेंटर माफिया,
आप लगातार, बिल्कुल, ये कितना अच्छा शब्द लगा, देखो देखो मैंने नहीं बोला, इन्होंने पकड़ लिया बात को। देखिए हम जनता के बीच में रहते हैं और एमसीडी के भ्रष्टाचार को रग रग तक हमने विरोध किया है। तो इसके तहत मैं आपको यही कहूंगा कि जो भी सिस्टम चलेगा वो लीगल चलेगा, जो जनता की रिक्वायरमेंट होगी हम जनता की एक एक चीज को पूरी करेंगे। जनता यहाँ पर एक डब्बे में तो रह नहीं सकती, क्योंकि सरकार ने तो वो एक डब्बा दिया है, सच्चाई तो यही है। उसके बाद ये भी सच्चाई है कि यहाँ पर 98-99% मकान बन चुके हैं। अगर वार्ड 25 की भी बात करूं तो मैं, कोई अगर 1% रहा भी है तो क्या वो बनेगा अवैध तौर पे? क्योंकि वो अवैध ही है, अगर उसको बढ़ाया जाता है तो, या नहीं बनने दोगे आप लोग? देखिए मैं आपको फिर वही कहता हूं कि आप जो भी काम करेंगे ना वो लीगल काम करेंगे। लीगल तो वो है कि वो बनाए ना, उसको बढ़ाए ना, वो लीगल जो जनता की रिक्वायरमेंट के हिसाब से है। नहीं, आप देखो, आप या तो मेरी बात सुनेंगे या अपनी बात कहेंगे। मैं ये कहता हूं कि जो भी जनता की रिक्वायरमेंट है हम उसके तहत उन चीजों में अमेंडमेंट करेंगे, और उसको जो जिस तरीके से लोग भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं ना, अभी जैसे यहाँ पे 4-4, 5-5 मंजिल बन रही हैं, वो सबको पता है वो इलीगल है। लीगल ग्राउंड और फर्स्ट है, और वो भी एक हद तक बढ़ाना। लेकिन अब इलीगल बन रहे हैं 4-4, 5-5 फ्लोर, क्योंकि जनता की रिक्वायरमेंट है, बच्चों की शादी करनी है, परिवार बढ़ गया, तो अब वो इलीगल में मानते हो या लीगल में मानते हो आप? देखो मैंने आपको ये कहा है कि रोल मॉडल बना के देंगे आपको पूरे दिल्ली में। ये वादा है हमारा कि वार्ड 25 में हमारा निगम पार्षद आने के बाद इसको रोल मॉडल देंगे। और अगर आप सारे सवाल अभी पूछ लोगे तो मुझे पता है कि आपको बाद में कुछ सवाल चाहिए ना, बाद में पूछ लूंगा, तो बाद के लिए भी हमें कुछ ना कुछ छोड़ना पड़ेगा। चलो इसके ऊपर बाद में बात कर लेंगे, निगम के ऊपर बाद में बात कर लेंगे, जो इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रही है उसके ऊपर बाद में बात कर लेंगे। फिलहाल 2 बंदों पे इन्होंने बताया कि जो नजदीक में शराब का ठेका है उसका विरोध किया जाएगा, और जो दूसरा मैंने पर्सनल तौर पर भी यही बताया था कि जो अस्पतालों में जो 2-2 घंटे की लाइनें लग रही हैं उसके ऊपर नेताजी पूरा ध्यान दें, क्योंकि दिल्ली के अंदर जनता जो है पूरा विश्वास करती है कि सरकारी जो अस्पताल हैं उसमें अच्छा बेहतर इलाज मिलता है, तो वो 2-2 घंटे की लाइनें नहीं होनी चाहिए। अच्छा नेताजी ये बताओ, इंटरव्यू कैसा रहा? ये तो आप बताएंगे ना। हाँ बताओ कैसा रहा? इसका आपके पास इंटरव्यू का जो अधिकार है ना, सवाल कैसे रहे, बातचीत कैसी रही, मैं बताता हूँ। इंटरव्यू लेने का अधिकार आपका है, आपने मेरा इंटरव्यू लिया, इंटरव्यू देने का अधिकार मेरा है, मैंने आपको दिया। इसके बाद डिसाइडर कौन है? तो सामने बैठी जनता है। लेकिन कई बार क्या होता है नेताजी, अनिल राणा ने वार्ड 25 के विषय में जो बातें कही हैं वो ठीक कही है, गलत की है, ये अधिकार जनता का है। मैं सबसे सर्वोपरि अपनी जनता को मानता हूँ, अपने वोटरों को तो है, जनता ही जिताएगी, जनता ही हराएगी, जनता देख लेगी। 2022 में आने वाली इलेक्शन में जनता देख लेगी कि बीजेपी से त्रस्त है तो उसको गिरा देगी, अगर आम आदमी पार्टी से खुश है तो उसको उठा देगी। ये फैसला जनता करेगी और जनता पे छोड़ते हैं हम। लेकिन जो इंटरव्यू रखा हमने उसमें मजा आया आपको? देखिए मैं हमेशा ना खुले विचार से, ऐसा तो नहीं लगा जबरदस्ती फंसा रहे मेरे को? नहीं फंसा, देखो आप इंसान हैं, आप पत्रकार हैं, आप पत्रकारी सब ऑनलाइन चल रहा है, लाइव चल रहा है। आप पत्रकारिता के माध्यम से जो सवाल आपको अच्छे लगे वो आपने मेरे से पूछे, जो जवाब मुझे अच्छे लगे वो मैंने आपको दिए। वो तो मेरे को भी पता है, मैं ये पूछ रहा हूँ सवाल सही थे। हम सवाल देखो, हम जब हम पहले बैठे थे, आपका क्वेश्चन ये था कि नेताजी कैसे क्वेश्चन पूछे, हमने क्या बोला आपको कि जो आप भी कहोगे कुछ भी पूछ लो, मजा ही तभी आता है ना चीज का, मतलब मजा आ गया ये मान लो। बहुत बढ़िया है। चलो दर्शकों को एक बार राम राम कर दो। राम राम। इस तरह के जो है तीखे और कड़वे, चाहे उसको बर्फी मान लो, रसगुल्ला मान लो, इन्होंने कहा कि तीखे मानूंगा मैं, कुछ भी मान लो। अगर इस तरह के क्षेत्रीय मुद्दों को लेकर के हम निर्भीकता से इसी तरह से पत्रकारिता करते रहेंगे, और यदि आप भी हमारे चैनल पे हुई पत्रकारिता को पसंद करते हैं, इस तरह से सवाल जो है आवाज उठाने को पसंद करते हैं, तो हमारे चैनल को इसी तरह से देखते रहिए और हमारे को प्यार देते रहिए। इस तरह की खबरों को देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए CC न्यूज़ दिल्ली के साथ।